कहानी की शुरुआत एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहे लड़के से होती है जिसका नाम इटोकी होता है और ये पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा अच्छा होता है। और वहीं इसके दोस्त बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ मेमोरीज भी बनानी चाहिए। और फिर इटोकी अपने स्कूल से घर जा रहा होता है और वो बहुत देर से नोटिस कर रहा होता है कि एक लड़की उसका बहुत देर से पीछा कर रही है और उस लड़की से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। और वो लड़की बोलती है कि ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा कि मैं तुम पर नजर रखूं कि तुम सारी क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं। और इसके बाद हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है कोसे। और ये दोनों बचपन के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं। और इटोकी कोसे को अपना मास्क नीचे करने को कहता है लेकिन वो यहाँ पर मना कर देती है। और इटोकी अपने घर की तरफ जाते हुए बात याद करने लगता है कि आज वो जिम्नास्टिक क्लास में गया था तो उसके टीचर्स की काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि इटोकी काफी अच्छी जिम्नास्टिक करता है। और उसके टीचर्स से सजेशन देते हैं कि वो हाई लेवल पर जाए। और वो सोच रहा होता है आखिरकार मेरी लाइफ का क्या होगा। और वो घर जाते जाते उछलता कूदता वो अपने घर जा रहा होता है और ये चीज वहां पर खड़ी हुई एक लड़की भी देख रही होती है। और उसके बाद हमें टोकी के अंकल दिखाए जाते हैं जो कि एक स्टोर में काम करते हैं और इनका नाम होता है टोकी सादा। और जिस स्टोर में काम करते हैं उनकी मैनेजर और कोई नहीं बल्कि टोकी की मॉम होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि टोकी के फादर की मौत काफी पहले हो चुकी है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोकी अपने स्कूल आ जाता है और जैसे ही वो अपनी अलमीरा ओपन करता है उसे वहां पर लव लेटर मिलता है। और ये देखकर टोकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार किसी ने लव लेटर दिया होता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि लव लेटर उस लड़की ने दिया होता है जो कि इटोकी काफी टाइम से पहले छुप छुप कर देख रही होती है। और फाइनली लड़की इटोकी को प्रपोज कर देती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जिम्नास्टिक स्किल काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और इटोकी भी शर्माती उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही इटोकी अपने घर पहुंचता है उसकी मम्मी उसको चिढ़ाने लगती है क्योंकि उसकी मम्मी को पता चल गया है कि किसी लड़की ने टोकी को प्रपोज किया है और उस लड़की ने टोकी को संडे को बुलाया है। लेकिन उसकी मॉम नहीं चाहती कि टोकी अपनी क्लास को बंद करके कहीं डेट पर जाए। और ये तो हमें आगे पता लगेगा कि उसकी मम्मी भी उसे डेट पर जाने के लिए क्यों मना कर रही है। जिसके बाद हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है और जो होता है सातोमी। और हमें संडे का सीन दिखाया जाता है इसलिए टोकी अपनी मम्मी को चकमा देते हुए अपनी अंकल की कार में बैठ सातोमी से मिलने आ जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि डेट पर लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं। तब सातोमी उसे कहती है कि चलो तुम मेरे घर चलो। जिसके बाद ये दोनों उसके घर आ जाते हैं और यहाँ पे टोकी काफी ज्यादा नर्वस दिख रहा था। और अगले ही पर सातोमी अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये देख के टोकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर उसे लगता है कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। और जैसे वो बेड के नीचे देखता है उसे देखता है कि वहां पर एक निंजा छुपा हुआ है और तभी बहुत सारे निंजा उस पर अटैक कर देते हैं और जिससे टोकी के फेस पर एक कट भी लग जाता है। और तभी उसको रूम में कोई स्मोक बॉल फेंकता है और टोकी को बचा लेता है और वो उसे बचाकर एक कार में लेकर आ जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है और उनके साथ काम करने वाले साथी होते हैं। उनमें से एक बंदा इटोकी से माफी मांगते हुए उसे यंग मास्टर बोल रहा था और वो लोग इटोकी से इसलिए माफी मांग रहे थे क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदारी के कारण इटोकी को ये सब देखना पड़ रहा है। जिसके बाद इनकी कार जाकर एक जगह पर टकरा जाती है और ये इटोकी से वहां से भागने के लिए कहते हैं और इटोकी भी यहाँ से भागने लगता है। और इधर ये लोग निंजाओं से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर इटोकी भागते भागते काफी दूर आ जाता है और वो एक जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उसे पुलिस वाला मिलता है और वो पुलिस वालों से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद इटोकी से सारी बात बता देता है लेकिन तभी पीछे से एक निंजा आकर उस पुलिस वाले को भी मार देता है। और यहाँ पर इटोकी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उनमें से एक निंजा टोकी को वहीं पे बांध के फेंक देता है। जिसके बाद वहां पर आते हैं टोकी के अंकल जिसे देखकर सभी निंजा काफी डरने लगते हैं और सभी निंजा उसे ब्लैक डेविल कहकर पुकार रहे होते हैं। और तभी टोकी के अंकल उस पुलिस वाले को कहते हैं कि अब बस तुम उठ जाओ, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंकल एक सूट पहनकर सभी निंजास को वहां पर मार देते हैं और इधर हम देखते हैं कि टोकी होश में आ जाता है और वहां वो देखता है कि वो तो कोसे की गोद में लेटा है और इटोकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस पे हमले क्यों हो रहे हैं। और तभी उसके अंकल आकर कार का दरवाजा खोलते हैं और इटोकी पूछता है कि अभी हम कहाँ पर हैं। और तभी वो अचानक देखता है कि वो कुछ लोगों के बीच बैठा हुआ है और तभी वो अपनी मॉम को सामने बैठे हुए देखता है और वो अपनी मॉम से कुछ बोलने वाला होता है कि लेकिन उसकी मॉम उसे वहीं पर रोक देती है।
और कहती है कि इस जगह पर तुम मुझे अपनी मॉम कहकर मत बुलाओ, और उसकी मॉम कहती है कि यहाँ पर तुम मुझे चीप कहकर बुलाओ। और उसकी मॉम बताती है कि हम सभी ईगा विलेज के शिनोबी हैं जो कि अभी यहाँ पर रह रहे हैं, और इटोकी को भी अभी यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसकी मॉम कहती है कि अभी तक वे लोग जो भी कर रहे थे वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, और सिर्फ वही लोग नहीं, इस कंट्री में बहुत सारे निंजा क्लैंस रहते हैं जो कि इस तरह छुपे हुए हैं, और निंजा होने के कारण उन्हें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो गोवा क्लैन है वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते। और उसकी मम्मी भी बताती है कि यहाँ पर अभी जितने भी क्लैन हैं उनमें सबसे खतरनाक गोवा क्लैन है, क्योंकि उन लोगों के पास आधुनिक जिजुत्सु और बहुत सारा पैसा, बहुत सारे हथियार हैं। और इन लोगों को पता लगा कि गोवा विलेज के लोग ईगा विलेज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो निंजा तुम पे अटैक कर रहे थे वो गोवा क्लैन के ही थे। और इटोकी अपनी मम से पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग मेरे पे अटैक क्यों कर रहे थे। और उसकी मम बताती है कि क्योंकि तुम ईगा क्लैन के हो और तुम ईगा के नॉन सक्सेसर हो। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उसके सामने झुक रहे होते हैं, और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें गोवा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है। और गोवा क्लैन का एक सब्स्टिट्यूट जिसका नाम कीरू है वो अपने गांव वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने चीफ को खो दिया है जिसका नाम शीन मारू था। और जिधर वे लोग बोल रहे होते हैं कि हमें अपने चीफ का बदला जरूर लेंगे। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोकी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये निंजा विंजा असल में एग्जिस्ट करते हैं क्या। जिस पर उसकी मम बताती है कि निंजा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके सामने पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तुम बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाओ और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो। जिसके बाद इटोकी के अंकल उसे खींच कर ले जाते हैं और बाहर इटोकी के अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, एक तो तुम निंजा बनकर इस विलेज को प्रोटेक्ट करो या फिर कमजोर बनकर उन लोगों के हाथ मारे जाओ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। इटोकी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अभी कुछ देर पहले उस पर बहुत ज्यादा जानलेवा हमले हो रहे थे, अब उसे बोला जा रहा है कि तुम्हें निंजा बनो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इटोकी का अंकल उसे ये हालात देकर बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लेकर भाग सकता हूँ, लेकर अगर तुम अभी मना कर दोगे तो फिर तुम कभी नहीं भाग सकते। असल में इटोकी के फादर इस विलेज के हेड थे और उनके मरने के बाद इटोकी को यहाँ पे हेड बनना था, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मॉम को लेनी पड़ी। लेकिन उसकी मॉम एक निंजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। अब इटोकी के पास दो रास्ते हैं, उसे जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। और अपने अंकल के मुंह से सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और इधर हमें सातोमे को दिखाया जाता है जिसने इटोकी को मारने की कोशिश की होती है, और अब उसे पता चलता है कि इटोकी ईगा क्लैन वालों के मिशन में शामिल हो चुका है, इसलिए वो शपथ लेती है कि वो इटोकी को मार कर ही रहेगी। उसके बाद हमें गोवा क्लैन के वालों को लोग दिखाया जाता है जो कि सभी बैठकर ईगा क्लैन वालों पे हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अभी नींद से उठ जाता है, और तभी वहां पर एक लेडी आती है और उसे कहती है कि जल्दी से आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद हम ऊमा क्लैन वालों की सिचुएशन में मीटिंग करेंगे। और वो लेडी ये भी बताती है कि इस सिचुएशन की वजह से कुछ दिन उसे स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा और उसे अभी निंजा स्कूल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद इटोकी एक निंजा स्कूल के एडवर्टाइजमेंट को देखता है और कहता है कि ये तो फेक एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन ये तो रियल है और उसकी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल थी, इसलिए लोगों को कमी शक होता था। और ये स्कूल ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर नॉर्मल लोग तो जा ही नहीं सकते, और ये स्कूल उन्हीं स्टूडेंट को अंदर ले जाने देता है जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, और बाकी कोई भी यहाँ पर घुस नहीं सकता, इसलिए इटोकी यहाँ पर सेफ रहेगा। और परसों एक एग्जाम होगा जिसमें इटोकी को पास होना होगा इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, और एग्जाम होने से पहले एग्जाम होने की जगह नहीं पता लगा जा सकती, इसलिए उसके अंकल उसे उस जगह पर ले जाने के लिए मदद करेंगे। फिर हमें टोकी की मम्मी को स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आया होता है जो कि गोवा क्लैन का सेल्स मैनेजर होता है, और इटोकी के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि 80 साल पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जहाँ पर बहुत सारे शिनोबी लड़े थे। और यहाँ पे इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है और वो इन लोगों से यहाँ पर स्टोर के प्राइस बढ़ाने की कह रही होती है, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ ये लोग काम कर रहे थे अब गोवा क्लैन वालों ने उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, और यहाँ पे इटोकी की मॉम के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो इटोकी टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ती हैं।
और अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठकर अपने बेटे से बात कर रहा होता है और इसका नाम सजाका होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है इटोकी अपने अंकल के पास आया होता है और यहाँ पर कोसे भी आई होती है और इटोकी के अंकल उसे बताते हैं कि जहाँ पर एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर इटोकी काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होता और उसके अंकल कहते हैं इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके अंकल एक सिगरेट जलाते हैं और बोलते हैं कि ये है फायर रिलीज और कोसी उस पर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है ये है वाटर रिलीज। और कोसी इटोकी को कहती है कि अगर फायर का यूज किया जाए तो वो फायर रिलीज होगा, अगर वाटर का यूज किया जाए वो वाटर रिलीज होगा। उसके बाद अंकल को कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि एग्जाम कहाँ पर हो रहा है, जिसके बाद वो एग्जाम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और ये एग्जाम गोगा विलेज के पास हो रहा है। और इटोकी ये देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये एग्जाम यहाँ पर क्यों हो रहा है। और उसके अंकल कहते हैं कि एग्जाम के दौरान अगर कोई भी किसी पे हमला कर दे तो वो इलीगल होगा, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ हो। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं और क्लास में आने के बाद कोसे इटोकी से कहती है कि तुम फूड क्लर्क से जाके पूछो कि निंजा फूड सेक्शन कहाँ पर है। उसके बाद वो लेडी उन्हें एक स्पेशल सेक्शन में ले जाती है जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर पहले काफी ज्यादा बच्चे बैठे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एग्जामिनर आकर उन्हें एग्जाम के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये एग्जाम होने वाला हाइड एंड सीक के ऊपर, जिसमें एक इंसान को छुपना होगा और दूसरे को उसको ढूंढना होगा। अगर छुपने वाला इंसान 10 मिनट तक छुप जाता है तो वो एग्जाम में पास हो जाएगा, अगर ढूंढने वाला इंसान उसे 10 मिनट के अंदर अंदर ढूंढ लेता है तो वो एग्जाम में पास हो जाएगा। और इन सभी लोगों के ऊपर कैमरे से नजर भी रखी जाएगी और अगर कोई भी यहाँ पर गलत हरकत करता नजर आएगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला एग्जाम कोशिका का होता है, वो काफी आसानी से लड़के को ढूंढ लेती है। और अगला एग्जाम होता है इटोकी का जो कि लड़की के साथ होता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि यह लड़की कोई और कोई नहीं सातोमी है जो कि यहाँ पर बेहोश बदल के आई होती है इटोकी को मारने के लिए। और इटोकी भी यहाँ पर समझ जाता है कि यह लड़की कौन है, लेकिन एग्जामिनर की वजह से उसे अंदर जाना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी को मारने के लिए एक लड़का उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंकल आकर उसे बचा लेते हैं। और वहीं कोसी भी आ जाती है जो कि अपना फेस छुपा कर रखा होता है ताकि एग्जामिनर को पता न लग जाए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दरअसल इस जगह पर गोगलैंड के काफी सारे लोग फैले हुए हैं ताकि इटोकी को मार सकें, इसीलिए इटोकी के अंकल और कोसी यहाँ पर घूम रहे हैं ताकि उसे बचा सके। और इन लोगों को भी नहीं पता कि अटैक कब और कहां से हो जाएगा, इसलिए इटोकी को यहाँ पर काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी पर एक हमला होता है, लेकिन कोसी यहाँ पर उसको बचा लेती है और वो नोटिस करती है कि ये जो हमला है वो काफी स्पेशल टाइप का हमला है, इसलिए कोसी उस हमला करने वाले को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कोसी एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं होता और यहाँ पर सामने लड़की खड़ी होती है और कोसी उस लड़ने के लिए अपना सूट को एक्टिवेट कर लेती है। और जैसे वो यहाँ पर लड़ना शुरू करते हैं तभी यहाँ पर बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं जो कि कोसी पर हमला करने के लिए रेडी थे। और इधर जो मेन शिनोबी था वो छुपकर यहाँ पे इटोकी पर हमला करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी टोकी अपने चारों तरफ आग लगा लेता है और मेन सेंसर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर काफी सारा पानी निकलने लगता है और उसका सूट यहाँ पर दिखने लगता है। लेकिन जैसे वो टोकी पे हमला करता है कोसे उसे आकर बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ईगल निंजा और कोसे को पकड़ लेते हैं और ईगल निंजा टोकी को बताते हैं कि जब ये फायर अलार्म बजा तुम्हारा टाइम वहीं पर खत्म हो चुका था, इस कारण तुम एग्जाम में फेल होते हो। जिसके बाद टोकी यहाँ पर कार में बैठ कर जा रहा होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद उसे एग्जाम दोबारा देना होगा क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुका है। लेकिन तभी इटोकी के अंकल को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता लगता है कि इटोकी को एग्जाम में पास कर दिया गया। ये सुनने के बाद इटोकी को समझ में नहीं आता आखिरकार उसको एग्जाम में पास कैसे कर दिया गया। तभी आयरन फोर्स के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि गोवा विलेज के चीफ के पास आया होता है और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने उनके विलेज के एक बंदे को पकड़ लिया है। और गोवा विलेज का चीफ यहाँ पर वो माफी मांगते हुए बोलता है कि दरअसल वो बंदा पहले हमें धोखा देकर चला गया है और वैसे वो बंदा यहाँ से बाहर निकलता है उसकी एक कॉल आती है जिसमें उसे पता लगता है कि जिस लड़की को उन्होंने पकड़ा है उसने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद हमें टोकी के मॉम को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ये टेस्ट कोगा स्टोर में हुआ था, इस वजह से उन लोगों को लगता है कि अभी कोगा विलेज के आयरन फोर्स के भीतर एक अच्छा रिलेशन शुरू हो चुका है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आयरन फोर्स है क्या। गाइस आयरन फोर्स एक निंजा की सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ हमें टोकी के अंकल को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि गोवा क्लैन वाले अब शांत नहीं बैठने वाले क्योंकि उनके लीडर को ईगा क्लैन वालों ने ही मार दिया है और साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बीच एक गोवा
क्लैन वाला जासूस रहता है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इटोकी को दिखाया जाता है, जो कि काफी दिनों बाद स्कूल में आया होता है। और उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम काफी टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। और वो बताता है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे वो एग्जाम देने के लिए टोक्यो जाना पड़ेगा। इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना था। जिसके बाद हमें इटोकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इटोकी को गुड लक विश कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके अंकल इटोकी को कोसे को लेकर टोक्यो आ जाते हैं। फिर इटोकी के अंकल उसे एक चैम्बर के पास ले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से ट्रेन पकड़नी होगी। जिसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगते हैं और इटोकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर हमें ट्रेन इस चैम्बर से क्यों पकड़नी है। इसके बाद ये ट्रेन में बैठ जाते हैं और बात करते करते काफी टाइम बीत जाता है और यह एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और फिर ये ट्रेन से उतर जाते हैं और सामने इटोकी को एक लड़की दिखती है, जो कि इटोकी को देख रही होती है। जिसके बाद इटोकी भी उसे हाय हेलो करने लगता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रियोको है। और जैसे ये दोनों स्कूल में एंटर करते हैं तो यहाँ पर इटोकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस स्कूल में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और जब इटोकी यहाँ से जा रहा होता है वो कुछ बच्चों से टकरा जाता है और उसे नहीं पता होता कि ये लोग गोगा क्लैन के ही लोग हैं। और फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इटोकी से बात करने लगती है और इटोकी को नहीं पता होता कि ये कौन लड़की है। जिसके बाद वो लड़की उसे साइड में ले जाती है और फिर वो इटोकी को बताती है कि अभी तुम जिन लोगों से टकराए वो इलाइट मेंबर हैं और वो सारे के सारे गोगा विलेज से हैं। और साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इन लोगों से बच के रहना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और इटोकी उसे बताता है कि वो ईगा क्लैन से है और वो कहती है कि मुझे पता है कि अभी इशू क्या चल रहा है गोगा क्लैन और ईगा क्लैन के बीच में। और फिर ये दोनों यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन लोगों को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब नेक्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। और उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजा बनने के रूल्स भी समझा रहा होता है, जैसे कि किसी को मारना मत, किसी को धोखा न देना। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि किरोगी इटोकी क्लासमेट होती है, जिधर इटोकी कोसे को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर लोग एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर लंच रखा होता है और यहाँ पर इन लोगों को लंच खरीद कर ही खाना पड़ेगा, जैसे कि इटोकी मेगा वाले लंच को लेने वाला होता है। और तभी किरोगी उसके हाथ को लेकर एक सस्ते वाले लंच पर टैप करती है, जिससे उसे सस्ता वाला लंच मिलता है। और यहाँ पर इटोकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतने से लंच का क्या करेगा। और तब किरोगी बताती है कि ये सिर्फ छोटा लग रहा है, लेकिन इसे खाने से काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। और फिर ये तीनों यहाँ पर बैठकर लंच करने लगते हैं, जहाँ पर किरोगी ने बताती है कि यहाँ पर गोकर्ण वाले काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इनके पास अंधा पैसा है। अगर हम यहाँ पर मेगा लंच लेंगे तो इन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बराबरी करे। लेकिन इटोकी को उन लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगती और इस कारण वो गोगा क्लैन के बारे में कुछ बोलने लगता है। और तभी गोगा क्लैन का एक बंदा इटोकी के पास आकर उसे बहस शुरू कर देता है और तभी उनके क्लैन का एक लीडर आगे आकर उसे शांत करता है। और वो लीडर कहता है कि हमारे क्लैन के लीडर को ईगा क्लैन वालों ने मार दिया। और इस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क के इटोकी को कहता है कि हम लोग गोगा क्लैन वाले कभी भी ईगा क्लैन वालों को माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें दूसरे सीन में इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुमने इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई। जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है कि मैं बस एक सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ। और उसके बाद अंकल कहते हैं कि कहीं इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर कोसे आ जाती है और वो इटोकी को बताती है गोकर्ण वाले उन पर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इटोकी यहाँ पर कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्लैन के ही किसी मेंबर ने उनके हेड को मारा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके टीचर उन्हें कंबाइन करके उनकी ट्रेनिंग करा रही होती है और वो टीचर बताती है कि आज मैं तुम्हें निंजा कोड और निंजा सूट को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। और इटोकी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्या करना है। और तभी टीचर उन्हें निंजा कोड और निंजा सूट दे देती है और उन्हें बताती है कि कैसे निंजा सूट को इस्तेमाल करना है। और उनकी टीचर ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें निंजा सूट को मास्टर करना है तो तुम्हें वहां सामने वाले बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा, जहां पर उनके प्रिंसिपल बैठकर मिठाई खा रहे हैं। और वह मिठाई उनके प्रिंसिपल की काफी फेवरेट होती है और इस मिठाई को खाने से पहले उन लोगों को इस मिठाई को यहाँ पर लाना होगा और यह उनका पहला प्रैक्टिकल टेस्ट होगा।
तो इन लोगों को अभी तक जितना भी कुछ भी सिखाया है वो सब प्रूव करने का आज टाइम आ चुका है। तभी सभी लोग उस बिल्डिंग की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन इटोकी तो यहाँ पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। और यह देखकर कोजे भी यहाँ पर भाग जाती है और यहाँ पे इटोकी हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसका रीजन ये है कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती है और सारे के सारे लोग उसे देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये है ईगा क्लैन का अगला चीफ और इसे तो यहाँ पर सूट भी एक्टिवेट नहीं करने आता। और उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर रियोको आ जाती है और उसके सूट में कुछ एडजस्टमेंट करने लगती है, जिसके बाद वो पीछे से उसको धक्का देती है, जिसके बाद इटोकी यहाँ पर हिलने लगता है, लेकिन वो अपनी लापरवाही के कारण नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है और ये सारे कमाल निंजा सूट की वजह से है। और यहाँ पर रियोको बताती है कि निंजा कोड दरअसल एक निंजा टूल है जिधर हर क्लैन के पास अलग अलग की एबिलिटी होती है। और वो ये भी बताती है कि इसको तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो यह सूट कोई भी काम नहीं कर पाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रियो को इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि वो सीका क्लैन से बिलोंग करती है और सीका क्लैन ही सूट को बनाते हैं। और दूसरी तरफ हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि दीवार पार करने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही में यहाँ पर गोक्लैन के बंदे भी होते हैं। और तभी गोक्लैन का लीडर कोसे पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो लीडर सबसे पहले ऊपर आ जाता है और कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कोसे भी आ जाती है और उसके बाद और भी निंजा ऊपर आने लगते हैं। और जैसे ही वो बंदा इरुको को वहां पर देखता है वो उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन कोसे आकर उसे बचा लेती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किरोको और कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं और इधर इतोकी रियोको अलग अलग हो जाते हैं और इतोकी को आगे चलकर किरोको मिलती है। और जैसे उसे पता चलता है गोक्लैन वालों ने उस पर हमला किया है तो यह सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गोक्लैन वालों के बंदों के पास जाता है और गोक्लैन वाले बंदों ने एक बंदे को पकड़ कर रखा होता है और यहाँ पे इतोकी आकर उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं क्योंकि अभी भी इतोकी काफी ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद ये लोग इतोकी को पकड़कर बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हैं और तभी प्रिंसिपल आकर उन लोगों को ये करने से मना करता है और प्रिंसिपल को देखकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और प्रिंसिपल इतोकी को बात समझाकर यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी को मिठाई लाकर किरोकी को दे देता है जो कि गोक्लैन वालों ने उससे छीन कर ले गए थे और ये मिठाई होती है जो कि उनके प्रिंसिपल खा रहे थे। इधर हमें गोक्लैन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिठाई अपने टीचर को देने ही वाले थे, लेकिन जब उसे वो ढूंढता है उससे वो मिठाई नहीं मिलती और उसे याद आता है जब वो इटोकी को मार रहे होते हैं तो उसने चालाकी से उनके पॉकेट से वो मिठाई चुरा ली, जिसके बाद उनका ग्रुप लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे को जोर थप्पड़ मारता है। और यहाँ पर इटोकी बहुत ज्यादा मेहनत करके उस बिल्डिंग पर जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल से बताता है कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से जाना उसके माइंड की डिफाइंड होता है और वो बोलता हुआ इस मिठाई को खा लेता है। अरे भाई कैसा प्रिंसिपल है ये, मिठाई उसे भी तो दे सकता था। जिसके बाद ये सारे स्कूल के आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इटोकी को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि गोक्लैन वालों ने उन लोगों को ये कहा होता है। कोसे इटोकी से कहती है कि तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोक्लैन के बंदे उनके लीडर के मरने के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल जहाँ पे उनका लीडर मरा वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर एक वेपन मिला था जो कि गोक्लैन से काफी ज्यादा मैच करता है और इन सभी का शक एक ही बंदे पे है, टोकी सदा, जो कि इतोकी के अंकल हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इनकी एक न्यू मेंबर होती है और इन लोगों से टोकी सदा पर नजर रखने के लिए कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि टोकी सदा काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए वो कैमरे में अभी तक कैप्चर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा। और इसके बाद हमें टोकी सदा को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के पास आया होता है जिसका नाम कानिसु होता है और वो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इतोकी को बहुत सारी किताबों को लेकर आता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है। फिर किरोगी से कहती है कि निंजा होने का मतलब आंसर को याद करना नहीं, उनको चुराना होता है। और आगे वो ये भी बताती है कि एग्जाम शुरू होने से पहले टीचर आंसर को छुपा देगी और हमें उन आंसर को ढूंढना है, लेकिन जो इन आंसर को ढूंढते हुए पकड़ा गया वो एग्जाम में फेल हो जाएगा और अभी उन लोगों को एक सेट ऑफ आंसर चाहिए। तो इसलिए वो लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि कैसे वो आंसर को चुराएंगे।
और इधर हम देखते हैं कि गोवा क्लैन वाले ईगा क्लैन वाले पर काफी ज्यादा गुस्सा निकाल रहे होते हैं और सजाव को अपने लोगों को शांत होने के लिए कहता है। और वो कहता है कि हमें एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहां पर एक बंदा नहीं मान रहा होता और वो अकेले ही उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर रियो को एक साइन को दिखाती है और वो बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है और उनके स्कूल के सारे टूल्स उन्हीं के विलेज से बनते हैं। और वो ये भी बताती है कि वो एक निंजा टूल क्राफ्टमैन बनना चाहती है, लेकिन उसके फादर एक विलेज के चीफ हैं, इसलिए उसके फादर नहीं चाहते कि उनकी बेटी आगे जाकर इस विलेज को सक्सीड करे। और इस स्कूल में आने से पहले उसके पापा ने उसके साथ एक शर्त रखी है कि तुम निंजा वर्ल्ड से अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगी। और इधर हम किनिसो और कतो की सदा को दिखाया जाता है और कैनिसो से माफी मांगता है उस पर अटैक करने के लिए। और कैनिसो कहता है कि मुझे पता चला है कि गोवा क्लैन और ईगा क्लैन के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। और इनकी बातों से पता चलता है कि गोवा क्लैन वालों ने साइका विलेज से टूल्स लेना बंद कर दिए हैं और वो किसी बार की ऑर्गेनाइजेशन से सारे टूल्स खरीद रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इतोकी और उसके साथी को, वो यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे आंसर को चुराना है। जिसके बाद यहाँ पर दो बंदे और आते हैं और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और उनमें ऐसे एक बंदा वही होता है जो उसके इटोकी ने गोवा क्लैन वालों से बचाया होता है। और किरोगी उन लोगों से कहती है कि हमें ये काम आज रात को ही करना होगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है और वो सभी अपने टीचर के रूम के बाहर आ जाते हैं। और रियोको ने इटोकी को एक ड्रोन दिया होता है, वो चाहती है कि वो उसकी मदद से टूल्स का यूज करना सीख जाए। और जैसे ही इटोकी इस टूल का यूज करता है वो उधर देखता है कि आंसर कहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन क्लास में अभी भी उनकी टीचर बैठी होती है। लेकिन इटोकी की लापरवाही की वजह से वो ड्रोन दरवाजे से टकराकर वहीं गिर जाता है, जिस वजह से उसकी टीचर भी यहाँ पर अलर्ट हो जाती है और फिर सारे रोप की मदद से यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इटोकी को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे। जिसके बाद वो भी भागने के लिए रोप को ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन रोप यहाँ पर नहीं फंसती, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन कोसे और रियो को सही टाइम पर उसे बचा लेते हैं और इटोकी टीचर के बिल्कुल पीछे ही था, इसलिए टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इरोकी स्मोक बॉम्ब का यूज करती है, जिस वजह से टीचर को पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसीलिए टीचर उन सभी का पीछा करने लगती है और उन लोगों का ये प्लान होता है कि जैसे ही वो टीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तभी टोकी क्लास में जाकर उस आंसर सीट को ले आएगा। उसके बाद हमें टोकी सदा को दिखाया जाता है जो कि कैमरे को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर इटोकी भी क्लासरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर लॉकर की नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी टीचर के पास है। और इधर इटोकी किरोगी को की लाने के लिए कहता है, लेकिन किरोगी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और आगे हम देखते हैं कि किरोगी और लड़के अलग अलग हो जाते हैं और जो लड़के यहाँ पर अलग अलग होते हैं उनको गोवा क्लैन वाले पकड़ लेते हैं और काफी ज्यादा मारते हैं। और वो लोग इतोकी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनके ऊपर गोवा क्लैन वाले ने अटैक कर दिया है और ये सुनकर कोसे उनकी मदद करने के लिए वहां पर चली जाती है। और तभी रियोको ईगा क्लैन का बनाया हुआ एक न्यू टूल दिखाती है। वैसे ये टूल एक प्रोटोटाइप है पर एक अच्छा निंजा टूल है और अगर ये लोग पकड़े ना जाएं तो सबको सही रहेगा। और फिर ये दोनों मिलकर इस गन की मदद से उस लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि टोकी सदा उस बिल्डिंग में घुस चुका होता है और वो एक निंजा टूल का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये लॉकर को खोलने के लिए, लेकिन उसके खुलने में अभी भी 32 मिनट लगेगी। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर ही पासवर्ड लिखा हुआ है और जैसे ही वो पासवर्ड को डालता है वो लॉकर खुल जाता है और वो देखता है कि लॉकर के अंदर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, बस वहां पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों आंसर सीट वाले लॉकर को खोल लेते हैं और वो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने लॉकर को खोल लिया है और हमें आंसर सीट मिल गई है और हमारा मिशन यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि टोकी सदा पर नजर रखने का काम कर रही है और अचानक से उसके सामने स्पाइडर जैसा टूल आ जाता है और उसका फेस कैमरे में आ जाता है और तभी सभी के सभी अलार्म बजने लगते हैं और वो लड़की वहां से बचकर भागने लगती है, लेकिन सभी गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मिशन इंस्ट्रक्टर को आगे सब कुछ बता देती है और इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अभी भी हार मान लो, लेकिन वो लड़की यहाँ पर मना कर देती है। इस वजह से वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था जो कि टोकी सदा की पावर देखने के बाद भी उस पर नजर रख सके। फिर हमें एग्जाम का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे और जब किरोगी टोकी को ये सब पता चलता है इनकी तो हालत खराब हो जाती है। वहीं गोगन वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने उस लॉकर को चेंज करी थी, जिस वजह से ये दोनों ही यहाँ पर डिफरेंस हो जाते हैं। और तब वहाँ पर रियो को आती है और वो कहती है भले क्वेश्चन अलग हो लेकिन मुझे सारे आंसर आते थे
उसके बाद हमें टोकी की मम को दिखाया जाता है, जो कि टोकी सदा से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन का पता चला या फिर नहीं। और टोकी बताता है कि हमें साइका विलेज से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि गीगा विलेज वाले सीक्रेट कोर डेंजर को पाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और फिर एक मेंबर के पूछने पर टोकी की मम बताती है कि असल में निंजा कोर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है और इसके बारे में सिर्फ ईगा की चीफ को ही पता है और गोगा विलेज वाले उसे ढूंढना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक वॉर चाहते हैं। और इधर कोसे टोकी से कहती है कि हम लोगों में से ही कोई गोगा विलेज वालों से मिला हुआ है और उन्होंने ही आंसर पेपर चेंज किया है, वरना उनको कैसे पता चला कि हम कौन सा आंसर पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजाकू कोगा विलेज के पिछले हेड से बात कर रहा होता है, जहाँ वो सुजाकू को बताता है कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड को चाहता हूँ जहाँ कोई भी निंजा ना हो, क्योंकि निंजा का काम होता है वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ कोई भी एनिमी ना हो, ताकि निंजास को लड़ाई वगैरह ना करना पड़े और सभी शांति से रह सकें। और सुजाकू भी कहता है कि मैं आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। दरअसल ये सारी बातें लीडर ने मरने से पहले की होती हैं। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर कहती है कि समर ब्रेक स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है और इस प्रैक्टिकल टेस्ट में काफी सारे स्टूडेंट घायल हो जाते हैं और कई स्टूडेंट तो हाई लेवल की इंजरी भी हो जाती है और एक निंजा बनने के लिए उन्हें हमेशा मौत का इंतजार करना पड़ेगा। और इटोकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वह किरोगी से कहता है कि मैं ये एग्जाम ड्रॉप कर दूंगा। और किरोगी से कहती है कि तुम पहली वाले एग्जाम में फेल हो चुके हो, अगर एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इधर शियोनी और हयाती बात कर रहे होते हैं। गुआकन वाले खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं, उन्होंने छोटे छोटे गांव को हराकर एक्सपांड किया है और ये निंजा रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वो ये लोग सारा काम पैसों की मदद से कर रहे हैं। और आगे वो ये भी बोलता है कि पिछला गुआकन का जो लीडर था वो बहुत ज्यादा अच्छा था और उसके कारण ही कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन उसके मरने के बाद अब जो लीडर है वो बहुत ज्यादा गंदा है और वो एक ऐसा लीडर था जो कि शांति चाहता था और कोई मारधान नहीं। और उससे पहले ज्यादा ताकतवर पूरे क्लैन में कोई नहीं था, इसलिए लोग उसकी इज्जत किया करते थे, लेकिन फिर भी किसी ने उसका मर्डर कर दिया। और ये सुनकर वो लड़की कहती है कि एक ऐसा आदमी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन उस आदमी को ऐसे कैसे मार सकते हैं, और अगर ईगाकन वालों ने उसका मर्डर किया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और हयाती यहाँ पे बोलता है कि गुआकन वाले ईगाकन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी वार होगी, इसलिए उन लोगों का ये काम है कि वो जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाएं। और यहाँ पे इटोकी का ग्रुप आने वाले एग्जाम के बारे में स्ट्रेटजी सोच रहा होता है और इटोकी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ रहूं इस टेस्ट के दौरान, क्योंकि तुम लोगों ने पहले भी मेरी वजह से काफी ज्यादा मुसीबत झेली है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बार भी वो झेलो। और वो ये सब बोलकर वहां से निकल जाता है और तभी उसके पीछे पीछे कोसी आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी रियो को इटोकी को टूल लगाकर देती है, जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकता है और ये टूल अभी तक स्कूल के टूल्स में भी रजिस्टर नहीं हुआ, इस वजह से गुआकन वालों को भी इसका पता नहीं चलेगा कि इस तरह का भी कोई टूल है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोसे टोकी से कहती है कि मैं प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले अटैक करूंगी सजाकू पर, क्योंकि वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम का फायदा उठाकर वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं उस लड़के को पहले ही मारना चाहती हूँ। और वो ये भी कहती है कि यह शिनोबी होने का रूल है, या तो मारो या तो मार दो। और ये बात सुनकर इटोकी कुछ नहीं कहता और उस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है प्रिंसिपल से, जिसके बाद ये दोनों बैठकर यहाँ पर बात करने लगते हैं और वो प्रिंसिपल से पूछता है कि निंजा किलर होते हैं और किलर होने की वजह से क्या मेरे फादर की डेथ हुई थी। और प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें पहले नहीं हो कि जो कि ये सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे फादर और गोकलन के पिछले लीडर उन्होंने भी सवाल पूछा था। और प्रिंसिपल कहते हैं कि जब मैंने उन लोगों को उनके सवाल का जवाब दिया तो उन लोगों ने कहा था कि वो ऐसा नहीं बनना चाहते और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोसे टोकी की प्रैक्टिस एग्जाम की तैयारी करवा रही होती है, जिसमें सामने से आने वाले निंजा का कोड चुराना पड़ेगा, लेकिन इटोकी एकदम से कोसे के सामने आ जाता है और उसके कोड चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। और अगर तुम्हें किसी निंजा का ये कोड लेना है तो तुम्हें छुपकर या उसे छीन कर ही लेना पड़ेगा, इसलिए इटोकी इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो पहली प्रैक्टिस में फेल हो जाता है।
इसलिए वो दूसरी प्रैक्टिस करता है जिसमें था पकड़े जाने पर भाग जाना। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इटोकी कोसे को सुजाकू को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, जिधर वो एक पेपर पर मार्क करते हैं, लेकिन उस पेपर को फेंक देते हैं और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट आकर उस पेपर को उठा लेता है और दूसरी तरफ गोकर्ण वालों की भी मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर सुजाकू को समझा रहे होते हैं कैसे क्या करना है। और एग्जाम का दिन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सारे टीचर बच्चों को एग्जाम के लिए ले जाते हैं और वो उनको समझा देते हैं क्या क्या एग्जाम में करना होगा। और फिर इनका एग्जाम शुरू हो जाता है, जहाँ पर कोसी यहाँ पर भागती है सुजाकू को मारने के लिए और यहाँ पर गोकर्ण का स्टूडेंट इटोकी को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस रूम में जाते हैं, इटोकी ने पहले ही वहाँ पर बेहोश करने वाले स्प्रे लगाए होते हैं, जिस वजह से सारे के सारे लोग वहाँ बेहोश हो जाते हैं। और उन दोनों को स्प्रे भी मिल जाता है, जो कि सारी खबर गोकर्ण वालों को स्टूडेंट को बता रहा था। और पिछली रात को जो उन्होंने मैप बनाया था, डस्टबिन में फेंका था, वो भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। जिसके बाद वो बंदा इटोकी के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है और उससे माफी मांगता है। और वो कहता है कि ये सारा काम करने के लिए गोकर्ण वालों ने उसे कहा था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो गोकर्ण वाले उसके विलेज को तबाह कर देते। और फिर यहाँ पर गोकर्ण का एक लड़का आ जाता है जो कि इटोकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इटोकी पहले ही वहाँ पर भेष बदल के बैठा होता है, वो भी उस मास्क की मदद से। जैसे वो लड़का आगे बढ़ता है, इटोकी उसके पीछे से हमला कर देता है, लेकिन वो लड़का काफी आसानी से डोज कर लेता है और इटोकी को पंच मार देता है, जिससे इटोकी का मास्क टूट जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सामने जो लड़का खड़ा है उसने भी ये मास्क पहना हुआ है और वो लड़का और कोई नहीं सुजुकी है। और दूसरी तरफ कोसे जिस सुजुकी से समझ के लड़ रही है, वो भी दूसरा बंदा है जो कि मास्क पहन के सुजुकी का रूप लिया हुआ है। और यहाँ पे इटोकी सुजुकी से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन सुजुकी पीछे से उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके भागने लगता है और जैसे उसने ट्रेनिंग की थी, अगर तुम पकड़े जाओ तो वहां से भागना शुरू कर देना, तो वैसे ही वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन सुजुकी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और लगातार उस पर अटैक करता रहता है और उससे कहता है कि ये तो मान लो कि गोकर्ण वालों ने हमारे लीडर को मारा है। और सुजुकी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए इटोकी को उसे दूर भागने ही ठीक लगता है। और इटोकी स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके सुजुकी पे पेट पर एक अटैक करता है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है और साथ में यहाँ पर एग्जाम टाइम भी खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से इटोकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और जैसे ही वो आँख खोलता है उसके सामने उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कोसे की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन कोसे वहां से जब तक नहीं गई तब तक इटोकी होश में नहीं आया। फिर हमें इटोकी के अंकल को दिखाया जाता है जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे होते हैं और तभी यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो कि अंकल के ऊपर स्पाई कर रही होती है। और इटोकी के अंकल जानबूझकर उसे एक चैम्बर में ले आते हैं और यहाँ पर शिनमारू की बॉडी के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। और मैं आपको बता दूं कि शिनमारू कौन है, गोकर्ण का वही लीडर है जो कि मर चुका है। और इस चैम्बर के अंदर इटोकी के अंकल भी होते हैं और जैसी वो लड़की थोड़ी सी आगे बढ़ती है वो उसके अंकल से टकरा जाती है और उसके अंकल जो कि इनविजिबल थे अब विजिबल हो जाते हैं। और फिर वो दोनों अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए वहां से बाहर आ जाते हैं और इटोकी के अंकल उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे फॉलो ही करना है तो तुम अच्छे से करो। और वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम्हें मुझे अपने आप को फॉलो क्यों करने दिया। इटोकी अंकल उसे कहते हैं कि तुम एक स्पाई हो ना, तो उसका पता तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरोगी सुजुकी के पास आती है। दरअसल इसको अपना मास्टर मानती है और उसके लिए काम करती है, मतलब कि यही लड़की है जो कि इटोकी और उसके ग्रुप पे स्पाई कर रही है और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सुजुकी को आके बता देती है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किरोगी का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि चोरी, मर्डर, धोखा देना ये सब एक शिनोबी का काम होता है और ये परंपरा किरोगी को भी फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि उसने इस गांव में जन्म लिया है। और अब समर टाइम आ गया है जहाँ पर सभी के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और इटोकी भी अपने फ्रेंड्स को लेकर अपने घर आ जाता है। और यहाँ पर इटोकी की मम्मी से हमें पता लगता है कि उनकी जो शॉप थी वो यहाँ पर जल चुकी है और इटोकी के अंकल को ऐसा लगता है कि ये सब गोकर्ण वालों का ही काम है। और इसके बाद इटोकी की मम्मी उन सभी को एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन इधर किरोगी कुछ देर बात करने के बाद चुपके से इटोकी घर में एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और उसे जो भी पता चलता है वो एक छोटे से बर्ड की मदद से सुजाकू को बता देती है। और सुजाकू अपने फादर से जाके कहता है कि जो हम गोकर्ण वालों पर अटैक करने वाले हैं उसको लीड मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर शियोनी बताती है कि मुझे टोकी सर से बात करके ये पता चला जो गोगा वाले हैं वो लॉर्ड किशिनमारू की मदद से कुछ डेटा एक्सेप्ट करके एक बहुत ही खतरनाक टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इनका हेड कहता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गोगा विलेज वाले ईगा विलेज पर एक बहुत बड़ा हमला करें। और ये बात सुनकर सोनी कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि हम गोगा विलेज वालों पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो कुछ पास्ट में हुआ। मैं उसको भुलाने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट हम होने भी तो नहीं दे सकते। और उनका हेड कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और ना ही तुम किसी डिपार्टमेंट के साथ ये सब शेयर करोगी। ये बस एक अंदाजा है और हमारा पास गोवा का विलेज के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। और वह बोलती हैं तुम्हारा काम है सिर्फ टोकी सदा पर नजर रखना और तुम वही करोगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी और उसकी फैमिली उसकी डेड की कवर पर जा रहे होते हैं। और उसके बाद इटोकी की डेड की कवर पर आ जाते हैं और इटोकी अपनी मम को बताता है कि प्रिंसिपल ने डेड का नाम लिया था। और उसकी मम पूछती है आखिरकार प्रिंसिपल ने क्या कहा। तो इटोकी अपनी मम को बताता है कि डेड ने उनसे कहा था कि अगर निंजा का काम किल करना है तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। और उसकी मॉम बताती है कि उसकी डैड का मानना था कि हर किसी विलेज के बंदे को एक्सेप्ट करना होगा, उसका वेलकम करना है, पर किसी का पीछा न करना। और उनका विजन था इससे वो दुनिया को बदल पाए, लेकिन रियलिटी में दुनिया काफी ज्यादा अलग है। और उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड की मौत तब हुई थी टोकिशिदा के साथ एक मिशन पर गए थे और टोकिशिदा अभी भी अपने आप को चीज के लिए ब्लेम करता है। और उसकी मॉम कहती है कि मैंने भी एक चीफ के तौर पर काफी लोगों को रिस्की मिशन पे भेजा है, लेकिन अगर तुम एक निंजा बनोगे तो तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें तुम भुलाना चाहोगे लेकिन भुला नहीं पाओगे। और इसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। और फिर इटोकी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में सब्जी लेने आए होते हैं, जो इनको बस यहाँ से सब्जी उठानी होती है। और इनको ये काफी अजीब लग रहा था। और तभी इटोकी नोटिस करता है कि यहाँ के सभी लोगों को पता है कि इटोकी एक निंजा है। और तब वो कुछ दुकानदारों के पास जाता है और दुकानदार उसे कहते हैं कि हम सब पहले से ही निंजा थे, बस तुम्हें इस बारे में अब पता लगा। और वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, जिसके बाद हमें एक बूढ़ी अम्मा को दिखाया जाता है और वह इटोकी को कहती है कि तुम्हें जाकर लाइव फिश पकड़नी होगी। जिसके बाद ही रिवर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर तीनों लड़की अपने कपड़े चेंज करके आ जाती हैं और टोकी से पूछती हैं कि आखिरकार हम कैसी लग रही हैं। और कोसे तो यहाँ पर भी मास्क पहन कर रखती है और यहाँ पर इन तीनों ने स्विम सूट पहना होता है। और टोकी कहता है कि चलो चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें रात से पहले मछली पकड़नी है। और यहाँ पे इटोकी फिशिंग कर रहा होता है और रियो कागा उसे एक फिशिंग टूल देती है, लेकिन इटोकी से यूज करने से मना कर देता है। और वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इससे फिशिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे मछली पकड़ने लगते हैं और कोसी और रियोक यहाँ पर ट्रिक की मदद से मछली पकड़ रहे होते हैं और किरुकी यहाँ पर फिशिंग रोड से मछली पकड़ रही होती है, लेकिन उससे भी वो काफी ज्यादा मछली पकड़ लेती है। और इटोकी उससे पूछता है कि क्या तुम कोई ट्रिक यूज कर रही हो, और वो उससे मना कर देती है, नहीं मैं ऐसा तो कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिशिंग में ही अच्छी हूँ। और वो उसे बताती है कि मैं एक छोटी फिश पकड़कर बड़ी फिश की एरिया में फेंक देती हूँ, जहाँ पर बड़ी फिश उसे खाने के लिए आ जाती है, जिसकी मदद से मैं ज्यादा मछली पकड़ पा रही हूँ। और वो कहती है कि मैं भी बस एक चारे की तरह ही फील करती हूँ, क्योंकि मैं किसी निंजा विलेज से बिलोंग नहीं करती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी फ्रीलांस निंजा का काम करते हैं और उनको भाव भी कम मिलता है। और जब काम होता है तभी उनको पूछा जाता है और वैसे कोई नहीं पूछता। और यहाँ पर किरोगी को अपने डैड की बात याद आती है, जो कि उसे कहते थे कि कभी भी एक्टिंग करना बंद मत करना, तुम्हारा काम है झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना। और उसमें वो कहता है कि तुम फ्यूज विलेज से हो और तुम्हें लोगों को धोखा ही देकर इस विलेज का हेड बनना है। और इटोकी उसके कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से थैंक्स बोलना चाहता था, मैं एक निंजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं एक निंजा बन रहा हूँ। और तुम मछलियों की तरह कोई भी चारा नहीं हो, तुम एक काइंड पर्सन हो जो कि दूसरे लोगों की मदद करती हो। और यहाँ सारी मछली लेकर वो घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सोगी एक पर्सन और इटोकी को थैंक्स बोलते हैं। और इटोकी पूछता है कि आप इतनी सारी मछलियों को क्या करोगे। और वो बताते हैं कि आज के दिन सारे विलेज वाले गैदर करते हैं और पिछले चीफ को याद करते हैं। और इटोकी बोलता है तो अच्छा, हर साल आप इसी दिन सारे लोग गायब रहते थे। और सोगी बोलती है हाँ, इससे पहले हम सारी चीजें तुमसे छुप के करते थे। जिसके बाद ये सारे किचन में हेल्प कराने के लिए जाते हैं, पर इटोकी फिश भून रहा होता है, जहाँ पर इटोकी के अंकल एक फिश आकर छीन लेते हैं और उसको खाने लगते हैं। पर इटोकी उनसे कहता है बस आप काम से भाग रहे हो। और उसके अंकल बोलते हैं देखो मैं यहाँ पर फिश में पॉइजन चेक कर रहा हूँ। और इटोकी सभी लोगों को देखकर बोलता है ये लोग कितने ज्यादा मेहनती हैं और कितने प्यार से रहते
जाते हैं। टोकी के अंकल कहते हैं ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है, तुम्हारी मॉम ने इन सब लोगों को ये करा है। जिसके बाद इसके अंकल यहाँ के सारे फिश को लेके भाग जाते हैं और फिर वो शिनोबी को एक फिश ऑफर देते हैं और शिनोबी कहती है क्या मैं छुपने में इतनी ज्यादा बुरी हूँ। उसके अंकल कहते हैं नहीं नहीं, मेरे सामने सभी बुरे हैं। और वो उनके अंकल से पूछती है क्या किशमारून को आपने मारा था। उसके अंकल कहते हैं किस तरह इन्वेस्टिगेशन सामने ऐसे क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद इन सबको खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इटोकी के अंकल खाना खाते हुए दारू पी लेते हैं और वहीं पर टल्ली हो जाते हैं और वो यहाँ पर मस्ती में गाना गा रहे होते हैं। और तभी इटोकी के पास कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से हो पाया। और वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड की मौत के दौरान टोकी सदा काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसकी फाइट आयरन फोर्स के एक बंदे से हो गई थी और टोकी सदा को पता था कि ये मर्डर है, लेकिन आयरन फोर्स का बंदा कहता है कि नहीं ये एक्सीडेंट है। जिसके बाद सभी के सभी लोग टोकी सदा पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टोकी सदा सारे ही विलेज में खत्म कर देगा। जिसके बाद टोकी सदा की मॉम वहां पर आ जाती है, उसे रोक लेती है और एक थप्पड़ लगाकर उसे समझाती है कि, और वो यहाँ पर उसके चाकू को भी पकड़ लेती है और वो कहती है कि उसका पति इसलिए नहीं मरा कि यहाँ पर ऐसे खून खराबा चलता रहे, वो तो हमेशा ईगा की शांति चाहते थे। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोकी और भी बातें जानने के लिए अपनी मॉम के साथ एक रूम में जाने लगता है और वहीं किरोगी उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और उससे और यूको से इटोकी के बारे में पूछने लगता है और वो कहता है कि इटोकी हमेशा बताता था कि उसके स्कूल में उसकी 2 फ्रेंड हैं जो कि उसके लिए काफ़ी खास फ्रेंड हैं और वो तुम दोनों हो। और ये सुनकर किरोगी यहाँ पर कुछ फील होने लगता है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी की मॉम इटोकी को ईगर निंजा की सीक्रेट कोड के बारे में बता रही होती है। दरअसल इस सीक्रेट कोड को सील कर दिया गया था क्योंकि ये कोड काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी ये कहाँ पर है इसके बारे में सिर्फ ईगा के चीफ को ही पता है। और उसके बाद इटोकी की मॉम उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जहाँ पर सभी निंजास के नाम लिखे होते हैं और उसकी मॉम कहती है कि जिस दिन तुम एक रियल निंजा बन जाओगे तुम्हारा नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद हमें इटोकी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी उनके पास वही अंकल आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी एकेडमी कुछ दिन और बंद रहेगी। इसके बाद सारे इटोकी की मॉम के पास चले जाते हैं जहाँ पर इटोकी की मॉम टीवी पर एक न्यूज देख रही होती है और उससे अंकल कहते हैं कि यह एक कोड है जिसमें ये बता रहे हैं कि ये निंजा ब्रांड काउंसलिंग होने वाली है और ये मीटिंग निंजा सिक्योरिटी काउंसिल का हेड करा रहा है। और इस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी क्लान के चीफ को बुलाया जाता है और इस मीटिंग से ये डिस्कस होता है कि जापान का फ्यूचर कैसा होगा। और इस मीटिंग के अंदर ईगाकन वालों को जाना होगा क्योंकि ये उसके मेंबर हैं। और उसके बाद हमें निंजा सिक्योरिटी वालों को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है उसमें काफी क्लैंस के चीफ आने वाले हैं तो इन्हें सिक्योरिटी डबल करनी होगी ताकि ये सब पर नजर रख सकें। और उसके बाद हमें देखते हैं कि इटोकी की मॉम कहीं जा रही होती है और इटोकी को सबका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाती है और फिर ये जाते जाते कुछ बातें कर रहे होते हैं जिसमें इनको ऐसा लगता है कि शायद साइका विलेज वाले इनको लोगों की मदद करेंगे। ये उस मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सारे के सारे हेड एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और हयातो यहाँ पर कहता है कि अभी कुछ देर में यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि साइका विलेज वाले यहाँ पर नहीं आए होते हैं। गोगा विलेज का चीफ यहाँ पर बताता है कि साइका विलेज अब हमारे अंडर में आता है और हयातो यहाँ पर बताता है कि निंजा रूल्स तोड़े गए हैं और इस वजह से पूरे निंजा वर्ल्ड में डिसबैलेंस बन रहा है और इसके जिम्मेदार हैं गोगा विलेज वाले। और उन्हें ये भी लगता है कि इनका एक्शन पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। और हयातो गोगा विलेज वालों से कहता है कि जैसे आपने कहा कि साइका विलेज आपके अंडर काम कर रहा है तो आप बता सकते हो कि साइका विलेज का आप कहाँ पर काम कर रहा है। और वैसे भी अभी कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्री नहीं है जिससे हमें पता चल सके साइका विलेज किसके अंडर काम कर रहा है। और अभी हाल ही में साइका विलेज के काफी लोग गायब होने लगे हैं और अभी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है जिस वजह से वो छोटे मोटे गाँव से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी बातें सुनकर गोवा विलेज का हेड कहता है कि सारे झूठे
झूठे आरोप हैं। तब हयातो सभी विलेज के हेड से पूछता है कि क्या आपको गोवा विलेज से कोई थ्रेट आया है, जिसके रिस्पॉन्स में सारे विलेज यहाँ पर मना कर देते हैं। और इटोकी की मॉम कहती है कि मेरे अभी भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं, जैसे कि हमें हमेशा से एक चीज के लिए गोवा विलेज वाले हमेशा हम पे झूठा इल्जाम लगाते रहे हैं, और अभी उन्होंने गोवा विलेज वालों से कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, जिससे उन्हें पता चला कि ये गोवा विलेज वाले कुछ न्यू वेपन्स बना रहे हैं। इसमें ये लोग ईगा वालों की निंजा कोड को भी टारगेट कर रहे हैं, और गोगा वाले अपनी ताकत के दम पर ये सभी गांव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे वो ये भी कहती है कि इसे रोकने के लिए वो अपने निंजा कोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है। और वो कहती है कि निंजा कोड को लड़ाई रोकने के लिए बनाया गया था, और अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए हमें इस कोड को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इटोकी की मॉम की बात सुनकर धीरे धीरे सभी हेड गोगा वालों पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि इनकी वजह से हमें काफी मुसीबत सहनी पड़ी है। और सभी की सभी बात सुनकर हयातो गोगा वालों को कहता है कि देखो, अब सारा कुछ तुम्हारे सामने है, इसलिए अब हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। और अब गोगा वालों का एक बंदा कहता है कि पिछला हेड जो मरा था उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी चल रही है। हयातो यहाँ बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, लेकिन सच बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि निंजा अकेडमी का 2nd क्लास का कैप्टन होता है, और वो कहता है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है। इस मर्डर के पीछे ईगा विलेज वालों का ही हाथ है। हमें कुछ पिक्चर्स मिली हैं जहाँ पर गोगा विलेज की हेड की डेथ हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर पिक्चर्स को दिखाता है, लेकिन पिक्चर्स काफी ज्यादा ब्लर होती हैं। जो मेन चीज है वो है ऑडियो। इसमें जो ऑडियो चल रही है वो ईगा निंजा के कोड की है, क्योंकि हर विलेज की निंजा कोड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ईगा विलेज के कोड से बिल्कुल मैच कर रही है। और ये देखकर इटोकी की मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो आदमी इटोकी की मॉम से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी इटोकी सदा सामने आ जाता है। इटोकी की मॉम कहती है कि हम सबने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं, और ये सब कुछ मुझे प्रूफ करना ही होगा। इसलिए उसकी मॉम उस आदमी के साथ चली जाती है, लेकिन वो टोकी सदा से कहती है कि तुम इटोकी से कहना कि ईगा विलेज वालों का ध्यान रखे। और यहाँ पर टोकी को पता लगता है कि उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया गया है, और टोकी सदा उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम ईगा विलेज वालों का ध्यान रखोगे। वहीं दूसरी तरफ हमें गोगा विलेज वालों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि इनकी लीडर को भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, और वो भी सिर्फ ईगा विलेज वालों की वजह से। पर वो लोग कहते हैं कि हम ईगा विलेज वालों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है। हयातो उस वीडियो को देख रहा होता है, और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही था तो 2nd डिवीजन इस वीडियो को छुपा क्यों रहे थे। और हयातो को वीडियो में कुछ दिखता है, और वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उस पर हमला हो जाता है, और जिसने अटैक किया होता है वो 2nd डिवीजन का ही कैप्टन होता है, जो कि कुछ टाइम पहले इटोकी की मॉम को लेकर गया था। और तब हमें पता चलता है कि इसने जो सूट पहना हुआ है ये लेटेस्ट है, जो कि गोगा वालों ने बनाकर इसको दिया है। और फिर वो बंदा हयातो से कहता है कि तुम हमेशा ईगा विलेज वालों को क्यों सपोर्ट करते हो। और हयातो कहता है कि इस वीडियो में कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद हमें ईगा क्लैन वालों को दिखाया जाता है, जो कि सभी की एक जगह पर आए होते हैं, और यहाँ पे इटोकी चीफ की ड्रेस पहनकर आया होता है, क्योंकि उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया गया होता है, और यहाँ पर एक एक्टिव चीफ चाहिए होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इटोकी 19 सक्सेसर है, इसलिए वो अभी एक्टिव चीफ बनना चाहता है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोवा के चीफ को दिखाया जाता है, जो कि ये बोल रहा होता है कि उसका जन्म एक कमजोर शरीर में हुआ है, और वो गोवा का चीफ बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी बॉडी को मशीन से रीजनरेट करवाता था। और इन सब टेस्ट का रिजल्ट फेलियर ही निकला। और दूसरी तरफ उसके छोटे भाई का भी जन्म हो चुका था, लेकिन उसके भाई के साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म निंजा फैमिली में नहीं होना चाहिए था। और फिर हमें पता चलता है कि उसका भाई और कोई नहीं गोगा विलेज का पिछला चीफ होता है, जिसका नाम शीनू मारू था, लेकिन अब वो मर चुका है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2nd डिवीजन कैप्टन गोगा के हेड के पास आ जाता है, और वह इतनी लेट से आने के लिए उससे माफी मांगता है, और वो सभी लोगों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग करता है। और वो कहता है कि 1st डिवीजन कैप्टन हयातो वो काफी टाइम से हमें दिख नहीं रहा है, और हमें उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए पूरी कैप्टेंसी अब मैं संभालूंगा, और अथॉरिटी का जो सारा काम है अब मैं अपने हाथ में लूंगा। और शियोनी ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो सोचती है कि हमारा हेड कहाँ पर गया।
और फिर ये कैप्टन बताता है कि ईगा विलेज का हेड यानी इटोकी की मॉम उन्होंने ये मान लिया है कि गोगा विलेज के पिछले हेड की मौत के पीछे उनका ही मास्टरमाइंड है और निंजा रूल्स के अकॉर्डिंग अब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। और बाद में ये बंदा शियोनी को फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बना देता है, जिसके बाद शियोनी अपने ग्रुप से मीटिंग करने लगती है और वो कहती है कि सेकंड डिवीजन का कैप्टन ही इसका रिस्पॉन्सिबल है और हमारे जो हेड गायब हुए हैं उसके पीछे भी इसी का हाथ है। इसका मतलब ये है कि सेकंड डिवीजन का कैप्टन गोगा वालों से मिला हुआ है जो कि रूल्स के खिलाफ है। और फिर वहां पर एक बंदा पूछता है कि तो फिर उसने तुम्हें ही हेड क्यों बनाया, और वो कहती है कि उसे पता है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी, जिस वजह से वो अपने काम काफी आसानी से कर लेगा, शायद इसी वजह से उसने मुझे हेड बनाया है। और फिर ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये विलेज के लीडर को लेकर इटोकी के मोम के सामने आ जाते हैं और वो इटोकी के मोम से कहते हैं कि हमारे पास एक ऑफर है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेती हो तो हम लोग तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और इटोकी की मोम कहती है कि भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं सीक्रेट कोड नहीं बताऊंगी। और इधर गोवा का हेड उसे कहता है कि अगर ईगा का वो सीक्रेट निंजा कोड हमारी टेक्नोलॉजी से मिक्स हो जाए तो हम एक कमाल का वेपन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ इटोकी की मॉम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं करती और सेकंड डिवीजन का कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन था लेकिन तुमने वो भी गवा दिया, इसलिए अब तुम्हें कल एग्जीक्यूट किया जाएगा। और फिर हमें ईगा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बैठ कर मीटिंग कर रहे होते हैं और वहां पर उन्हें पता लगता है कि उनके हेड का एग्जीक्यूट कल होने वाला है। और तभी वहां पर एक बंदा खड़े होकर कहता है कि हमें ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने हेड को बचाना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है कि हमें उससे ऐसा करते हैं तो हमें लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और शायद ये बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। और टोकी सदा कहता है कि कल हमारे चीफ को पनिशमेंट मिलने वाली है। और तभी वो बंदा कहता है कि इटोकी अभी बहुत ज्यादा छोटा है और उस पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डालना बहुत ज्यादा रिस्की है। और तभी टोगी सदा कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे क्लैन से निकाल दो, फिर मैं तुम्हारी मोम को जाकर बचा लूंगा, इससे ईगा विलेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं इस विलेज में रहूंगा ही नहीं। और यहाँ पे टोकी सोच में पड़ जाता है लेकिन तभी कोसे उठकर टोकी की गर्दन पर चाकू रख देती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे भी इस क्लैन से निकाल दो ताकि मैं जाकर तुम्हारी मोम को बचा लूं, क्योंकि तुम्हारी मोम के सिवा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सबके कहने पर वो इटोकी छोड़ देती है और इटोकी कहता है कि हम मोम को बचाना जरूर जाएंगे लेकिन इन निंजा बनकर, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी गलत काम नहीं किया है। और इटोकी सबको तैयार होने के लिए कहता है और वो कहता है कि संभाल कर रहना, तुम पकड़े ना जाओ। और ये सारी बातें कुरोकी सुन लेती है और यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसकी खबर वो गोगा वालों को दे देती है। और इधर गोवा का जो हेड है वो वापस आ चुका है और वो इन दोनों को लोगों को बताता है कि अब सीनियर एजुकेशन मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं। और तभी सजाको वहां पर आ जाता है और वो बताता है कि मुझे अपने एक स्पाई से यहाँ पता चला है कि वो अपने हेड को बचाने के लिए उधर जा रहे हैं और उनके पास उनका बेस्ट फाइटर भी नहीं है, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन पर अटैक करने के लिए। और सजाको ने कहता है कि जब वो ईगा वालों पर अटैक करेंगे तो मैं उसमें सबसे आगे रहकर लीड करना चाहता हूँ। और उनका हेड ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि डैड अब मैं बच्चा नहीं हूँ। और फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग जो ईगा वालों पे हमला करने वाले हैं वो ठीक है या नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं क्योंकि अभी उधर टोकी सदा भी नहीं है, इस वजह से उन लोगों को काफी आसानी से अटैक कर पाएंगे। लेकिन बाकी कुछ लोग इस चीज के लिए मना कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमें दूसरे गांव की तरह ईगा वालों को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अगर हम लोग ईगा वालों पर हमला करने वाले हैं तो उसका नुकसान हमें भी होने वाला है। और वहीं दूसरे मेंबर कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं और हमें कभी न कभी शिनमारू की मौत का बदला भी लेना है। और यहाँ पे सजाको के डैड अपने हेड को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग अटैक ना करें क्योंकि सब कुछ वॉर से नहीं संभाला जा सकता। और ये बात सुनकर गोगा विलेज के हेड मान जाता है और सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोगा विलेज का हेड सजाको के डैड को गोली मार देता है और वो बोलता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, तुम हर बार सही होते हो, शायद इस बार भी तुम सही बोल रहे हो, लेकिन गोगा विलेज में तुम जैसे कायरो की कोई जगह नहीं है। और अगले सीन में हम टोकी के पुराने फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं टोकी कैसा होगा, शायद उसे टोक्यो में कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है और वहां पर बताया जाता है कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है, इस वजह से लोगों को अपने घर जाने के लिए कहा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टोकी बैठकर न्यूज देख रहा होता है और तभी उसके अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि टोकी बैड न्यूज है।
अभी जो न्यूज दिखाई जा रही है वो गोवा वालों ने ही मैनिपुलेट करके पब्लिश की है। और आगे वो कहता है कि जब कोई निंजा किसी पर अटैक करने वाला होता है तो वो ज्यादातर रात में ही करता है, और वो चाहते हैं कि वो अपने टारगेट का कान हाथ सुन कर दें। तो निंजा कभी भी टीम पर छुप कर नहीं आते, और जब वो अटैक करते हैं तो वो सीधा अटैक कर देते हैं। और जैसे अभी सीन चल रहा है, इसका मतलब यही है कि ये सब कुछ गोवा वालों की साजिश है, और वो लोग हम पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और फिर रात में हमें गोवा वाले दिखाए जाते हैं जो कि ईगा वालों की तरफ ही जा रहे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए, और ईगा वाले पूरी तरीके से तैयार थे उनके अटैक को रोकने के लिए। और फिर हमें ईगा की एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो गोवा की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है जिससे गोवा वालों की कार सारी उड़ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है टोकिसदा और कोसे अपना भेष बदलकर एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर उनसे गार्ड पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और टोकिसदा उसे कहता है कि हमारा यहाँ पर कॉन्सर्ट है। और वो गार्ड उनसे कहता है कि यह जगह रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पर सिर्फ ऑथराइज लोगों को जाने दिया जाता है। जिसके बाद टोकिसदा उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद सारे गार्ड को मारकर इटोकी की मोम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। और टोकिसदा इटोकी की मोम से कहता है कि ये ऑर्डर हमारे एक्टिव चीफ का था, यानी कि इटोकी का। और इटोकी की मोम उन्हें थैंक यू बोलती है। और जैसे लोग बाहर निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि सेकंड डिवीजन का जो हेड है वो अपनी टीम के साथ इन लोगों पर घेर लेता है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईगा वाले गोवा विलेज के एक निंजा रोबोट से लड़ रहे होते हैं। और फिर सोगी उन्हें बताती है कि गोवा विलेज वालों के पास सिर्फ नॉर्मल निंजा नहीं बल्कि रोबोटिक निंजा भी हैं, और हमारे पास सिर्फ 45 नॉर्मल निंजा हैं, और दूसरी तरफ गोवा वाले के पास 250 से ज्यादा निंजा हैं। और ये सुनकर इटोकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो कोसे से कहता है कि तुम चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। हम देखते हैं सेकंड डिवीजन का कैप्टन कहता है कि तुम टोकिसदा को मार दो। और फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि 1-on-1 बैटल में रोबोटिक निंजा बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उनकी तादाद काफी ज्यादा है। और यहाँ पर इटोकी को सोचने लगता है और किरोगी से पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। और इटोकी कहता है ये लोग इतनी ज्यादा निंजा लेकर आए हैं और चाहें तो हम पर एक बार में अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं। और ये सुनकर रियो को पूछती है गोगा निंजा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, और इसके जवाब में वो लोग उसे बताते हैं हर एक ग्रुप में एक निंजा है और 4 मैकेनिकल रोबोट निंजा। और इसका मतलब ये है कि वो लोग ज्यादातर मैकेनिकल निंजा लेकर आए हैं। और रियो को यहाँ पर बताती है कि सबसे कह देना अगर मैकेनिकल निंजा के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जल्दी से हमें बता देना, अगर हो सके तो एक मैकेनिकल निंजा पकड़ कर यहाँ पर ले आना। और यहाँ पर मैं गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा बोलता है हमें पता चला है 29% ऑफ निंजा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी तक ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी तरफ हमें ईगा वालों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक निंजा गोवा के मैकेनिकल निंजा को पकड़ कर ले आता है, और रियो को इस मैकेनिकल निंजा की जांच करने लगती है। और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए हर निंजा सूट के अंदर एक निंजा कोड होता है, और उस कोड की मदद से इस सूट को ताकत मिलती है, लेकिन इस सूट में जो कोड लगा हुआ है वो लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर है, इसलिए मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती। और ये सुनकर इटोकी समझ जाता है कि गोगा वाले हमारे निंजा कोर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो उसका यूज करके अपने रोबोटों के अंदर पावर डाल सके। और उन लोगों को ये भी पता है कि हमारे निंजा कोड की ताकत इनफाइनाइट है, इस वजह से वो हमारे निंजा कोड के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सुनकर रियो को कहती है कि दरअसल निंजा कोड रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है, इसका मतलब ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पर रोबोट जाकर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, वो भी निंजा कोर की मदद से। और ये लोग पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं, जब कोई रोबोट निंजा का कोर खत्म होने वाला होता है वो चला जाता है रिचार्ज करने के लिए, और उसके बदले दूसरा बैटल फील्ड में आ जाता है। तो अगर वो लोग इस जगह को ढूंढ लें और रिचार्जेबल कोर को तोड़ दें, उन लोगों की आधी परेशानी खत्म हो जाएगी और गोगा वाले पीछे हट जाएंगे। और इटोकी के कहने पर वो उस जगह को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिल भी जाती है। और रियो को कहती है कि रिचार्जेबल स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ती है, तो हमें ऐसी जगह ढूंढना होगा जहाँ पर ट्रक का बहुत आना जाना है। जिसके बाद उन्हें ऐसी जगह मिल भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 जगह हैं और अपने निंजा को अलग अलग जगह भेजेंगे तो उनका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन इटोकी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन जगह पर खुद जाएगा, और ये लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं, लेकिन इटोकी एक भी नहीं मानता और वो जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और रियो को भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद
ये यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें किरोगी दिखाई जाती है जो कि इस बात को भी लीक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ हो जाता है जिसके बाद वो उस बात को लीक नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोकी सदा सभी निंजास को मार देता है। और यहाँ पर टोकी सदा और कैप्टन की बच्चे हुए होते हैं, जिसके बाद सियोनी अपने मेंबर के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कैप्टन टोकी सदा को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन इन लोगों को सारी सच्चाई पता होती है, कैप्टन गोगा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब गोवा के हेड पिछले कैप्टन की डेड बॉडी को जलाने के लिए जा रहे थे तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। और तभी दो निंजा आकर कैप्टन को पकड़ लेते हैं और टोकी सदा उसको मारकर बेहोश कर देता है। और इधर शियोनी अपने मेंबर को कहती है कि तुम टोकी सदा को जाने दो, लेकिन वो मेंबर यहाँ पर मान नहीं रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है टोकी सदा आराम से वहां से निकल जाता है। और फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जिनकी पूरी तरीके से यहाँ फट रही होती है, क्योंकि अब टोकी सदा ईगा वालों की तरफ जा रहा है उनकी फाइट में हिस्सा लेने के लिए। फिर हमें टोकी दिखाया जाता है जिसने उन चार्जिंग पॉइंट्स को ढूंढ लिया होता है, लेकिन इधर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट हैं। और इधर इटोकी रियोको से कहता है कि हमें इन चार्जिंग पॉइंट्स को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। रियोको को पहले ही पता चल जाता है कि इटोकी ऐसा कुछ सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ 3-4 ग्रेनेड ले आती है और इन ग्रेनेड को यूज करके इधर वो चार्जिंग स्टेशन पे उनके साथ मैकेनिकल रोबोट को भी उड़ा देगी। लेकिन ये करना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली जाकर उधर एक ग्रेनेड लगाना था। इसलिए रियोको उसे एक और गैजेट निकाल कर देती है जिससे वो निंजा को 10 सेकंड तक रोक सकती है, जिसके बाद इटोकी आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की उस गैजेट को ऑन कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इटोकी की टक्कर सजाको से हो जाती है और वो इटोकी के ऊपर हमला करता है और फिर रियोको आकर सजाको को पकड़ लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे रोबोट दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हम बहुत सारे निंजा इटोकी को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक निंजा इटोकी के हाथ से वो ग्रेनेड ले आती है और चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगती है और सजाको उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो निंजा उस ग्रेनेड को चार्जिंग यूनिट के पास फेंक देता है और ये देखने के बाद जल्दी से जल्दी इटोकी उस बम को एक्टिवेट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे निंजा को सब कुछ उड़ जाता है और इस धमाके की वजह से इटोकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और रियोको आकर उसे होश में लाती है और इटोकी आकर देखता है कि जो निंजा उसके हाथ से ग्रेनेड लेके भाग रहा था वो और कोई नहीं बल्कि किरोगी होती है, जिसने वो मास्क पहना होता है जिससे वो अपने फेस को चेंज कर सकती है। और इटोकी से पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना मैकेनिकल चार्जिंग के वो अपने रोबोट से चार्ज नहीं कर सकते और ईगा वालों से नहीं जीत सकते। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सभी निंजास को वापस बुला लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार को ईगा वाले जीत चुके हैं। और इसके बाद हमें शियोनी को दिखाया जाता है जो कि सेकंड डिवीजन के कैप्टन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या गोवा के हेड ने उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो उसके जवाब में कुछ नहीं बोलता। और शियोनी उसे बताती है कि गोवा वाले को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि तुमने ही उन्हें मारा था। और इसके बाद वो भी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद शियोनी यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा एक अलग सा डेविल फील दे रहा होता है और ये कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और उस वक्त वो अपने हाथों से एक निजुत्सु का साइन बनाता है। और उसके बाद इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में वापस आ गई है और वो काफी ज्यादा खुश है और उनको ये भी पता चल गया है कि गोगा वाले पीछे हट चुके हैं। लेकिन तभी सेकंड डिवीजन कैप्टन का निजुत्सु यूज करने की वजह से कोसे कुछ होने लगता है और वो अचानक से इटोकी की मॉम की गर्दन पर चाकू रख देती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ये हिप्नोटाइज हो चुकी है और वो बोलती है कि अगर कोई भी अंदर आया तो ये उसे मार देगी। और कोसे उसकी मॉम से पूछती है कि आखिरकार वो सीक्रेट कोड कहाँ पर है और तब सॉन्ग इटोकी को सब कुछ बता देती है यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर वो इटोकी के मॉम को एक रूम में ले आती है और वो कहती है कि तो उसका मतलब ये है कि वो उस टाइम का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है। और वो कहती है कि मुझे बताओ कि वो निंजा कोड कहाँ पर है। और इटोकी की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन कोसे उसे फेस पर एक कट लगा देती है और इटोकी की मॉम इस बात को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो उसके मास्क को हटाने लगती है। और जैसे ही उसके मास्क को हटाती है वो देखती है कि वो अपने होठों को कस के काट रही होती है। इटोकी की मॉम ये देखकर समझ जाती है, इसलिए उसे कस के हक कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि कोसे के दिमाग में कुछ होने लगता है और जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इटोकी की मॉम को लगता है कि ये ठीक हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक से वो इटोकी की मॉम को मार देती है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी भागते हुए अपने घर आ जाता है
और वो यहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर टोकी सदा भी आता है, जिसकी हालत यहाँ पर रोने जैसी हो जाती है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोकी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। और तब सोग उसे कहती है कि अब तुम्हारी मॉम नहीं रही, इसका मतलब अब तुम्हें ईगा का रियल चिप बनने का टाइम आ चुका है और कोसे की कस्टडी अब टोकी सदा के पास है। और जैसे सच्चाई बाहर आएगी तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, कोसे को सजा देने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इधर पिछली रात डॉक्टर ने बहुत ज्यादा कोशिश की होती है उसकी मॉम की जान बचाने के लिए, और तभी टोकी सदा कहता है कि मैं कोसे को कस्टडी में लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर भी कह देते हैं अब हमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। और इधर टोकी बहुत ज्यादा दुखी होता है और उन लोगों को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है। इधर एक आदमी बोल रहा होता है कि हमने सारे के सारे विलेज को हेड को पकड़ लिया है और या फिर कुछ कुछ को मार भी दिया है, और अब लोग तैयार कर रहे हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और इधर हमें सजाको को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा होता है। और उधर एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुम गोगा में वापस मत जाओ। और सजाको से पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा। वो आदमी कहता है कि गोगा के हेड ने तुम्हारे पिता को मारा है, क्योंकि तुम्हारे पिता उनके काम में दखलंदाजी कर रहे थे। और वो सजाको को बोलता है कि तुम छुपे रहो, नहीं तो गोगा वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोकी यहाँ पर ऑफिशियल चीफ बना दिया गया होता है और ईगा वाले बैठकर सभी मीटिंग कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, क्योंकि गोगा वाले अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और वो किसी भी रूल्स को नहीं मानते और वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इधर हमें टोकी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है और उन लोगों से कहता है कि क्या हम इन सब बातों को मेरी मॉम के फ्यूनरल तक रोक नहीं सकते। फिर अगले सीन में हमें देखा जाता है रियोको टोकी से कहती है कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा वो हॉस्पिटल में है तो मुझे उन्हें देखने जाना है। और किरोगी भी कहती है कि अब मुझे अपने गांव वापस जाना है। और फिर इधर इरुई आ जाती है और वो टोकी सदा से बात करने लगती है और वो उसे बताती है कि हमें पता चल गया है कि कोगा वाले क्या चाहते हैं, इस वजह से हम लोग मिलकर कोगा वालों को सबक सिखाएंगे। तो इसलिए वो टोकी सदा से मदद मांगती है। और आगे वो बताती है कि डिवीजन 2 का कैप्टन पहले जेल जा चुका है एंड सारे निंजा अकेडमी का हेड वो निंजा स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है। और वो बोलती है कि इस रजिस्टर ईगा विलेज की एक लड़की है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस लड़की का ईगा विलेज के साथ क्या रिश्ता है। और टोकी सदा उस रजिस्टर को खोलता है तो उसके अंदर कोसे की छवि होती है। और उसके बाद अगले सीन में हमें किराई और रियो को दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं। और रियो को टोकी से कहती है कि मैं जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी, कोसे के नेचर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसने ये कत्ल किया होगा और मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा सॉफ्ट हूँ। और टोकी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी यही सोचता हूँ कि कोसे ने ये कत्ल नहीं किया होगा। अगले सीन में हमें टोकी सदा को दिखाया जाता है, जो कि टोकी के पास आया होता है और वो कोसे के पास चलने को कहता है, जिसके बाद ये कोसे के पास आ जाते हैं। और यहाँ पे कोसे को रस्सियों से बांधा हुआ होता है और ये देखे टोकी काफी ज्यादा घबरा जाता है। टोकी सदा कहता है कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो कोसे के मुंह से पट्टी हटा देता है और उससे कहता है कि अब बताओ आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। और वो कहती है कि मेरे मन में घंटी सी बजी और अगले सीन में टोकी की मॉम का खून मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी की अभी मार दो। टोकी सदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। दरअसल गोगा क्लैन काफी लंबे टाइम से एक चिप बना रहा था जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और इससे पहले कोई टोकी की जिस लड़की ने मारने की कोशिश की थी उसके दिमाग में भी यही चिप लगी हुई थी। तो उससे कहती है कि क्या मेरे दिमाग में वो चिप अभी भी है। टोकी कहता है आखिरकार इसके दिमाग में वो चिप आई कहाँ से। फिर टोकी सदा बताता है कि गोवा का जो चीफ है अपने बीबी से हुए बच्चों में चिप प्लांट करता था और फिर वो उन्हें अलग अलग विलेज में भेज देता था एक स्पाई के तौर पर। और टोकी सदा बताता है कि अभी का गोगा जी भी तुम्हारा फादर है। और को से पूछती है कि आखिरकार आपको ये कब से पता था। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था जब तुम हमें मिली थी, लेकिन ये चिप वाली बात मुझे अब पता चली। और कोसे कहती है कि तो तुमने मुझे क्यों रखा, तुम मुझे तभी क्यों नहीं मार दिया। और टोकी सदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि टोकी की मम कभी ऐसा करती। और उसके बाद हमें कोसे का बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टोकी सदा टोकी की मम से बात कर रहा होता है। यह गोगा विलेज की चीफ के बड़े भाई की बेटी है और ऐसे बहुत सारे उनके बच्चे हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कोसे की मॉम अब तक मर चुकी है। टोकी की मॉम कहती है कि इसका
मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पेरेंट्स नहीं है उसको रिटर्न करने के लिए। और टोकी सदा कहता है कि अच्छा यही हुआ कि हम इसे ऑर्फनेज में दे दें। और इटोकी मॉम कहती है क्या तुम पिछले चीफ की बात भूल गए, हम मीगा विलेज में सभी को लोग अब वेलकम करते हैं और कोसे असे अगर छोड़कर जाना चाहे तो हम उसे रोकते नहीं हैं। और यहाँ पे इटोकी की मॉम उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और यहाँ पर उसका नाम कोसे रख देती हैं। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है इटोकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोसे को कोई कंट्रोल कर रहा था और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आखिरकार मारा तो मैं नहीं है तुम्हारी मॉम को, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इटोकी सदा कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मैंने निंजास के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है, और अगर तुमने इटोकी की मॉम को मारा होता तो वहाँ पर घाव कुछ और होते, तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा था और लास्ट में तुमने इटोकी की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। और ये सुनकर कोसे यहाँ पर रोने लगती है, जिसके बाद इटोकी आकर उसे हक कर लेता है। और टोकी सदा कहता है कि मर्डर कोई और ही है। और उसके बाद हमें गोवा क्लैन का चीफ को दिखाया जाता है जो कि एक बंदी से बात कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या ईगा विलेज के चीफ को तुमने मारा। और वो बंदा कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो हमें सीक्रेट कोड निंजा कोड भी नहीं दे रही थी और कोसे को भी ब्रेन वॉश मैं ही कर रहा था। और ये बंदा ये बताता है कि इटोकी अब उनका चीफ है और ईगा में बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि इटोकी सही से कमांड नहीं कर पा रहा है। और अब गोवा का चीफ कहता है कि तुम आगे कुछ मत करना, बस ऐसे ही मुझे रिपोर्ट करते रहना। और वो बंदा कहता है कि मेरे कंपोजिशन का क्या। और ये चीफ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, जैसे ही मुझे निंजा सीक्रेट कोड मिल जाएगा और ईगा डिस्टर्ब हो जाएगा वो तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे भी अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब मेरा अपोनेंट एक बच्चा है। और उसके बाद हमें किरोगी को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज फूमा में पहुंचती है और वो अपने फादर को रिपोर्ट करने वाली होती है। उसके फादर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि उसके फादर ने उसे गोगा वाले को बेच दिया था और अब किरोगी की जान जाने वाली है। लेकिन एंड टाइम पर उसके फादर उसे एक सीक्रेट डोर से निकाल देते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को बूम से उड़ा देते हैं। और वो कहता है कि मैं फ्यूमा को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हमें रियोको को दिखाया जाता है, उसके फादर यहाँ पर बताते हैं कि मेरा हाथ गोगा ने काट दिया क्योंकि मैंने उनके ऊपर सवाल उठा दिया था और बाकियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगले सीन में हमें इटोकी की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और कुछ देर में यहाँ से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन इटोकी यहाँ पर खड़ा रहता है और ऐसे यहाँ पर रात हो जाती है। और एक बंदा आकर कहता है कि इटोकी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन इटोकी कहता है कि मुझे कुछ देर और यहाँ पर रहना है। और उसके बाद यहाँ पर सजाको आ जाता है, इटोकी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सजाको कहता है कि मैं बस तुम्हारी मॉम के लिए प्रे करने आया हूँ। और वो यहाँ पर प्रे करके जाने लगता है और वो इटोकी से कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है अपने पेरेंट्स को अपना सामने मरते हुए देखकर। और वो इटोकी को कमजोर बोलकर यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद सजाको और ये दोनों लड़ने लगती हैं। फिंडर रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। और इटोकी कह रहा होता है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मेरी मॉम मर गई है और मुझे यही ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आखिरकार तुम लोगों को मारकर मिलता क्या है, अभी मैं तुम्हें मार रहा हूँ इसके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा। और सजाको कहता है कि जब तक सारे विलेज गोवा के अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। और इटोकी कहता है कि ये सब तो तुम अपने पिछले चीफ की वजह से कह रहे हो ना। और सजाको बताता है कि अभी का जो गोवा का चीफ है वो बहुत ही ज्यादा सनकी है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। उसी ने ही मेरे फादर को मार दिया क्योंकि जब वो तुम्हारे विलेज पर अटैक करने वाले थे तो मेरे फादर ने उन्हें ये सब करने से रोका था, लेकिन उन्होंने मेरे फादर को ही मार डाला। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सजाको अपने डैड के रूम में जाता है और उसे एक फोटो फ्रेम के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। और जब वो वीडियो को प्ले करता है तो वो देखता है कि इसमें गोवा का पिछला चीफ किशन मारू है और साथ ही में अभी वाला चीफ भी है जो कि उसका बड़ा भाई होता है। और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि जो तुम चाहते हो मैं भी तो वही चाहता हूँ, मैं दुनिया के सारे निंजास को खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं दुनिया पर अकेला राज करूंगा, वो भी अपने असुराज की मदद से जो कि मेरे रोबोटिक्स निंजा है। और पिछला चीफ कहता है कि तुम एक कलंक हो और ये डिक्टेटरशिप है। और तभी इस बीच पिछले चीफ की यहाँ पर मौत हो जाती है और उसका जिम्मेदार अभी का गोवा का चीफ है। और ये देखकर सजाको की यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है। और उसके बाद ईगा की एक मीटिंग
दिखाई जाती है, जहाँ पर गोवा का चीफ उन्हें एक लेटर भेजता है और जिसमें एक लिखा होता है कि बिना किसी कंडीशन के हमें सीक्रेट निंजा कोड दे दो और ईगल निंजा को विलेज को खाली कर दो। और ये बात सुनकर सभी लोगों को यहाँ पर गाली दे रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमें वैसे भी मार डालेंगे। और सभी इटोकी से कहती है कि अपने रिजॉल्व को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हमें लड़ना होगा। और इटोकी कहता है कि रुको रुको जरा सब्र करो, इस डिसीजन को लेकर बहुत सारे ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे बर्डन को फेस करना। और दूसरा बंदा कहता है कि हम क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें और तमाशा देखते रहें और अपनी मौत का इंतजार करें। और इटोकी कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। और वो बंदा कहता है कि आपकी मॉम ने हमें प्रोटेक्ट किया था, कि आप ईगा विलेज को ऐसे ही मरने देंगे। और अगले सीन में हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की तस्वीर से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मॉम क्या आप ऐसे वर्ल्ड में बिलीव नहीं करती थी जिसमें पीस हो, और मुझे अभी बिल्कुल भी निंजा वाली फील नहीं आती, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि इस वर्ल्ड में निंजास भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाऊं। वैसे तो मैं अभी रिवेंज लेने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मैं तो बस उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं चीजें वैसे ही करूंगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। और फिर टोकी सदा से कहता है कि ये चीज को पूरा करने के लिए मेरी मदद करो। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इटोकी सबको बता रहा होता है कि गोवा विलेज की तरफ से जो मैसेज आया था मैंने उसका जवाब सोच लिया है, हमें गोवा वालों को अपना सीक्रेट निंजा कोड दे देंगे और उनके सामने कंडीशन रखेंगे कि वो ईगा वालों को पूरी तरीके से फ्री कर दें। और वहां पर बैठे सभी लोग कहते हैं क्या आप सीरियस हो, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हो? अगर गोवा के चीफ ने ऐसा मानने से मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? और निंजा सीक्रेट कोड उसे देना है तो काफी बड़ी बेवकूफी होगी। और इटोकी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें करना ही होगा, और अगर वो हमें धोखा देते हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और वो टोकी सदा से पूछते हैं कि तुम्हारा इस पर क्या थॉट है? टोकी सदा कहता है कि मैं चीफ की बात तो मानूंगा। और टोकी बताता है कि उनके पास काफी सारे निंजा रोबोट हैं, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो ईगा विलेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और फिर सारे लोग इस डिसीजन को अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और इटोकी कहता है कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, अगर किसी को ये विलेज छोड़कर जाना है तो वो जा सकता है। उसके बाद हमें एनएससी की मीटिंग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोनी कह रही होती है कि क्या आप इतना कुछ होने के बावजूद भी गोवा को ऐसे जाने दोगे? और उनका चीफ यहाँ पर कह रहा होता है कि ईगा वालों ने हमसे रिक्वेस्ट की है और वो यहाँ पर पीस चाहते हैं, और अगर वो गोवा अब कोई हरकत करता है तो हम उन पर अटैक कर देंगे। और सियोनी कहती है कि उन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं तो आप उनको ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? तो चीफ कहता है कि हमारा काम सिर्फ पीस मेंटेन करना है, लेकिन सियोनी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और फिर हमें गोवा वालों का एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहे होते हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और वहाँ पर एक बंदा कहता है क्या फायदा इन असुराज का जिनका हम यूज ही नहीं कर सकते? और दूसरा बंदा कहता है तो फिर हम एनएससी के अगेंस्ट जाएंगे। और उनका चीफ कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हम एनएससी का कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने असुराज को तैयार करेंगे और फिर ईगा से सीक्रेट निंजा कोड लेकर उसको तबाह कर देंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियोनी टोकी सदा और इटोकी से मिलने आई होती है और वो कहती है कि गोवा वालों ने पीस टेरिटरी के लिए अभी कोई भी जवाब नहीं दिया। और इटोकी कहता है क्या तुम हमारे लिए मीटिंग अरेंज करा सकती हो? और शियोनी कहती है कि वो लोग तो अभी हमसे भी बात नहीं कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इटोकी उसका शुक्रिया अदा करता है उनके पास आने के लिए। और जब शियोनी यहाँ से जाने लगती है इटोकी से रोककर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद किराई को दिखाया जाता है जो कि रियोको से मिलने आई होती है और वो देखती है कि रियोको का घर पूरी तरीके से जल चुका है। और जब वो यहाँ से जा रही होती है उसे एक जगह दिखती है, जब वो नीचे जाती है तो वहां पर उसे रियोको मिलती है और रियोको यहाँ पर काम कर रही होती है। और किराई उसे बोलती है लेकिन वो कहती है कि मुझे अपना काम करना ही होगा। और किराई कहती है लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। और रियोको कहती है दोबारा भी ठीक हो सकता है लेकिन पहले मुझे अपना काम करना होगा, क्योंकि साइका विलेज काम लगातार निंजा टूल बनाते रहना है और मैं भी एक निंजा टूल की तरह हूँ, क्योंकि मेरा भी अब कोई मास्टर नहीं है और मैं काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई कंट्रोल करे। और किराई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस टाइम पर सभी अकेले हैं और मैंने भी तुम सभी को धोखा दिया है, वो मैं ही थी जो कि गोवा विलेज वालों को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी और मेरी वजह से टोकी की मॉम की डेथ हुई है। मेरे पिता शुरू से मुझे ये सिखाया है कि सब लोगों को धोखा देना, और अब वो खुद भी मर चुके हैं
और रिको कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ क्योंकि तुम काफी अच्छी हो। जिसके बाद वो उसे हक कर लेती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद हमें गोगा विलेज का चीफ दिखाया जाता है जिसे कॉल आता है और यहाँ पर सजाको बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने डैड के फोटोग्राफ के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिला है जिससे मुझे ये पता चल गया है कि गोगा विलेज के पिछले चीफ का मर्डर कैसे हुआ। जिससे चीफ पूछता है कि ये बात तुमने किस किस को बताई है और सजाको कहता है कि अभी तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, बस मुझे दूसरा मौका चाहिए। मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और ईगा पे हमला करना चाहता हूँ। और वो चीफ कहता है तो ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, वो मेमोरी कार्ड तुमसे दे देना और एक काम करके फिर तुम ईगा का पार्ट बन जाना। और उसके बाद हमें ईगा विलेज वालों को दिखाया जाता है जो कि इटोकी के डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और इटोकी कहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको विलेज को छोड़ना पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं कि हम विलेज को नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे ये पोजीशन छीन लेंगे। इटोकी कहता है कि ये पोजीशन मुझे मेरी मॉम ने दी थी और उन्होंने ही मुझे यहाँ का चीफ बनाया है। और वो लोग कहते हैं कि ये डिसीजन तुम्हारी मॉम का नहीं बल्कि पूरे ईगा विलेज का है। और इटोकी कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और वो यही कहकर वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद हमें रियोको को दिखाया जाता है जो कि आउल की मदद से मैसेज भेज रही होती है और उसे कहती है कि प्लीज इस मैसेज को सही जगह पर पहुंचा देना। और फिर ईगा विलेज वालों को सभी बंदूकों की तरफ दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि हम सारे मिलकर चीफ को पकड़ लेंगे और उनसे सीक्रेट निंजा को छीन लेंगे। और वैसे भी टोकुसदा यहाँ पर नहीं है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर टोकुसदा वापस आए तो हम सबको इन्फॉर्म कर देना। और फिर एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि तो हमें दूसरे रास्ते को ही अपनाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सजाको पर अटैक होता है लेकिन इन लोगों को पता लगता है कि सजाको यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो अपने चीफ को बताते हैं कि सजाको यहाँ पर नहीं है। तो चीफ कहता है कि जल्दी से सजाको को ढूंढो और उसके पास जो मेमोरी कार्ड है उसे ले लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सजाको ने इन सबकी बैंड बजा दी होती है और सजाको के कहने पर ही वो बंदा अपने चीफ को ऐसी बातें कर रहा था। और सजाको उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुम ईगा पर कब हमला करने वाले हो। और डर के मारे वो बंदा सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि कल रात हम ईगा पर हमला करेंगे। और फिर गोवा का एक ट्रेटर गोवा के चीफ को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो ये बताता है कि ये सीक्रेट निंजा कोड छीनने वाले हैं और अब यहाँ पर टोकुसदा भी नहीं है। और गोवा का चीफ कहता है कि ये काफी अच्छा मौका है लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, वो सीक्रेट निंजा कोड तुम्हें लेना और तुम्हें एक इंसान की जान बचानी है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईगा विलेज वाले इटोकी के रूम को घेर लेते हैं और कोजी यहाँ पर कहता है कि 10 मिनट बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और तभी एक निंजा अंदर आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि ट्रस्टर सोके होती है। और फिर यहाँ पर कोजी भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना 10 मिनट बाद वेट करने के लिए, क्या तुम वही ट्रेटर जो कि सारी इन्फॉर्मेशन गोगा वालों को भेज रहे हो। और फिर इनके बीच में एक फाइट होती है जहाँ पर कोजे सोके को नीचे गिरा देता है और फिर उसे याद आता है कि इटोकी ने उसे कहा था कि कोजे ट्रस्टर नहीं है, वो और कोई है। और कोजे इटोकी से पूछता है यार तुम मेरे पर इतना बिलीव क्यों करती है। और इटोकी कहता है कि सब लोग आप पर काफी बिलीव करते हैं इसलिए मुझे भी आप पर बिलीव करना होगा और अगर आप ही ट्रेटर निकले तो फिर मैं किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकता। और फिर प्रेजेंट में कोजे सोके से कहता है कि तुम मुझे ये मत बोलना कि इटोकी की मोम की मौत तुम्हारा ही हाथ है। और वो सोके से कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम मुझे अभी मार डालो। और यहाँ पर कोजे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने खून बहे हैं। और सोगे कहती है कि तुम ईगा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये कमजोर है, गरीब है, ऊपर से इन लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया था। और कोजे कहता है कि गोगा वाले से तुम्हारा यूज कर रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जहर खा लेती है और ईगा के बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और उसके बाद हमें इटोकी के कुछ लेटर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि ईगा विलेज वालों, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन ट्रेटर का पता लगाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। और फिर हमें इटोकी और टोकुसदा को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इटोकी कहता है कि सजाको से बात करने के बाद हमें ये बात तो पता चल गई, गोगा ना तो रिवेंज चाहता है ना हमें हराना चाहता है, वो तो दुनिया में सभी निंजास को खत्म करना चाहता है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टोकुसदा एक जगह पर जाता है जहाँ पर सजाको भी होता है और वो उसे मेमोरी कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, बस तुम एक चीज ध्यान रखना कि तुम मेरे बीच में मत आना। और फिर हमें टोकी और टोकुसदा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और टोकुसदा कहता है कि गोवा के सभी मशीन निंजा गायब हो चुके हैं। और टोकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो हम पर हमला करने के लिए गायब हुए हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम इस वार को रोक सकें। और टोकुसदा कहता है कि गोगा विलेज के चीफ ने सबसे कटआउट कर लिया है
उस तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इटोकी कहता है कि जब गोगा वाले हम पर हमला करेंगे तो हमारी डिफेंस कमजोर होगा, और वो टोकुसदा से कहता है कि तुम अटैक का टाइम पता करो, मैं डायरेक्ट जाकर उनसे बात करूंगा। और टोकुसदा कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकेले तुम वहां पर नहीं पहुंच सकते। इटोकी कहता है कि अकेले ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिडन निंजा कोर की मदद से मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इटोकी इतने सालों बाद सीक्रेट निंजा कोड निकालता है और उसे पहन लेता है। और फिर हमें अगले सीन में इटोकी, कोसे और टोकुसदा गोवा की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। और इटोकी उन दोनों से कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो। और टोकुसदा कहता है कि मैंने ईगा विलेज छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानूंगा। और कोसे भी उसकी बात मानने से मना कर देती है, जिसके बाद में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे इटोकी कोसे के पास आया होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरना चाहती हो। मॉम का ड्रीम था कि वो अपने बच्चों को कुछ करता हुआ देखें, और मैं श्योर हूँ कि मॉम चाहती हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करो, और ये रीजन काफी है तुम्हें अपनी लाइफ कंटिन्यू करने का। और इटोकी सदा से यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। और इटोकी सदा कहता है कि गोगा वाले यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, और चीफ चाहते हैं कि हम सारे विलेजर को यहाँ से बाहर निकाल दें, और चीफ अकेले गोगा वालों के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। जिसके बाद टोकुसदा उसे एक डिवाइस देता है जिसमें कोसे अपने सर में लगी हुई चिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और कोसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये काम करना चाहती हूँ। जिसके बाद इटोकी इनकी बात मान जाता है और गोवा के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये सब हेडक्वार्टर में जाते हैं। लेकिन गोगा विलेज का चीफ उसे कैमरे की मदद से देख रहा होता है, और एक बंदा वहां पर कहता है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेडक्वार्टर में घुसने की। और दूसरा बंदा कहता है कि इसमें टोकुसदा भी है। चीफ कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है। जिसके बाद वो बंदा कहता है सभी रोबोटिक निंजा को एक्टिवेट कर दो और रोबोटिक निंजा को वापस बुला लो जो कि ईगा विलेज पर अटैक करने के लिए गए हैं। लेकिन ईगा वालों ने सारे सिग्नल ब्लॉक कर दिए होते हैं, जिस वजह से इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। और फिर गोवा वाले यहाँ पर अटैक शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी और कोसी यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर रिएको और किराई भी आ जाती है। तो कि पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिएको कहती है कि मैं यहाँ पर वो लेने आई हूँ जो मुझसे छीन लिया गया था। और किराई कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, और वो उसको सारी बात बता देती है कि वो ही उनकी बात लीक करती थी, और ये भी वो यहाँ पर उससे माफी मांगने आई है। और इस सुनकर इटोकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर किराई और रिएको इन रोबोटिक निंजा से लड़ने लगते हैं, और वो तीनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं। और गोवा का चीफ ये सारा कुछ देख रहा होता है, और वो अपना निंजा टूल निकाल लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी के सामने 3 निंजा आ जाते हैं। इटोकी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने आया हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर रोबोटिक निंजा को बुला लेता है। इटोकी इन दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए कहता है, और वो अपने सीक्रेट निंजा टूल से उन लोगों पर अटैक करता है। इस सीक्रेट निंजा कोर से इटोकी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और उन सभी रोबोटों को हरा देता है, पर इससे उसको काफी ज्यादा वो वीक हो जाता है। और तभी इटोकी सदा आंखों से बचा लेता है, और कोसी यहाँ पर स्मोक करके इटोकी को लेकर निकल जाती है, और टोकी सदा उन रोबोट से फाइट कर रहा होता है। और इटोकी और कोसे जैसे ही आगे पहुंचते हैं, यहाँ पर उन्हें 2 निंजास और मिलते हैं, और वो कहते हैं कि हम इनको मारकर जल्दी से यहाँ पर मैटर खत्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सजाको भी आ जाता है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। और फिर इन दोनों को निंजास को यहाँ पर मार देता है, और इटोकी कोसे यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद एक गोवा के चीफ के पास पहुंच जाते हैं, और वो इन दोनों को देखकर कहता है कि अच्छा ऐसा दिखता है निंजा सीक्रेट कोर। इटोकी कहता है ये ऐसी चीज है जिसे तुम्हारे पिछले चीफ ने अपनी जान पर खेल के प्रोटेक्ट किया है, और तुम इसके लिए सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इटोकी कहता है ये सिर्फ मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे दे सकता हूँ, अब तुम किसी भी विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, और तुम अपने सारे क्राइम्स कन्फेस करोगे, और तुम एक निंजा होना भी छोड़ दोगे, और अपने सारे मैकेनिकल निंजास को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन गोवा का चीफ यहाँ पर कहता है कद्दू करे मेरा, तेरे कहने पे कर दूं। मैं ये सब नहीं मानता बच्चे, तुम एक बच्चे हो और तुम मुझे नहीं मार सकते, और ना ही तुम में इतनी हिम्मत है। बस कुछ देर मुझे यहाँ पर वेट करना है, और ईगा विलेज को डिस्ट्रॉय करके मेरे निंजा वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो सब तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और इटोकी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम क्यों सारे निंजा को मारना चाहते हो और क्यों सारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। शायद तुम भी एक निंजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हें निंजा बनना पड़ा, और तुम्हें इसलिए कर रहे हो। अगर तुम सारे निंजा को मार दोगे तो किसी को भी आगे निंजा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
और अगर आप एक निंजा फैमिली में जन्म लेते हो तो आगे जाकर आपको भी एक निंजा बनना पड़ता है और ये चीज़ उसके लिए कंपलसरी हो जाती है। तो यही रीज़न है ना कि तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी तरह सफ़र ना करें। अगर तुम्हारा ये रीज़न है निंजा को हेट करने के लिए तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों निंजाओं में से एक निंजा को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि गोवा की करंट सिचुएशन पर तुम्हारा क्या ख्याल है। मान लो रोबोटिक निंजाओं ने सभी निंजा को मार दिया तो उसके बाद क्या। तो उनमें से एक निंजा रिप्लाई करता है जो पावरफुल होंगे वो सबसे टॉप पर होंगे और जो कमजोर होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे डैड एक डरपोक थे इसलिए उनको मार दिया गया। और सजाको ने जिसको पकड़ा होता है वो बंदा उससे पूछता है आखिरकार तुम चीफ को हराना क्यों चाहते हो, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो। और सजाको कहता है हाँ मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ। जिसके बाद ये बंदा गुस्सा हो जाता है और सजाको पर अटैक कर देता है। और सजाको कहता है कि अभी के गोवा विलेज के पास दिल नहीं है इसलिए मैं गोवा को दोबारा से रीमेक करूंगा। इसके बाद वो अपने फायर से इन दोनों पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हमें फिर से इनका चीफ को दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें प्यार से पाला गया है और मैंने तुम्हारी मॉम को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रही थी। और मैं सभी निंजा और उनके विलेज को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे के सारे बकवास हैं। और चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी मॉम को मारने का एक बड़ा रीज़न ढूंढ रहे हो लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है। मैंने तो उनको बस ऐसे ही मार दिया जैसे हम एक कीड़े को मारते हैं। और ये सुनकर इटोकी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका सीक्रेट निंजा कोर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और इटोकी अपने तलवार निकाल लेता है और ये चीफ उसको उकसा रहा होता है ताकि वो अपना सीक्रेट निंजा को इस्तेमाल करे। लेकिन कोसे उसे रोक लेती है जिसके बाद इटोकी यहाँ से वापस मुड़कर जाने लगता है और इटोकी कहता है हमारा जो काम था वो यहाँ पर हो चुका है। और हम देखते हैं कि एनएससी ये सारी चीजें देख रहा होता है क्योंकि इटोकी एक डिवाइस की मदद से ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और गोवा का चीफ जो भी आज तक उसने किया उसने सारा कन्फेंस कर लिया और एनएससी को इसके बारे में पता चल जाता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इटोकी और सियोनी बात कर रहे होते हैं और इटोकी कह रहा होता है कि मैं गोवा विलेज के चीफ से सारी बातें सच सच बाहर निकलवाऊंगा। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है सियोनी अपने चीफ से परमिशन ले लेती है गोवा पे अटैक करने के लिए और फिर वो इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। रिको किराए का यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है और इटोकी उस चीफ से कहता है अब तुम सिलेंडर कर दो। लेकिन वो चीफ अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और वो उन पर अटैक कर देता है और कोसे इटोकी को बचाते हुए यहाँ पर घायल हो जाती है। जिसके बाद वो चीफ इटोकी पे बहुत ज्यादा हमला करना शुरू कर देता है और वो लगातार हमला कर रहा होता है और वो इटोकी से कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिसके जवाब में इटोकी भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और तभी कोसे आकर उस चीफ को पीछे से पकड़ लेती है और वो देखकर बहुत ज्यादा भौंकला जाता है और उसे पकड़कर दूर फेंक के मारता है। और तभी इटोकी आकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जब ये लड़ रहे होते हैं इनके हाथ आपस में टकरा रहे होते हैं जिसकी वजह से इटोकी का सीक्रेट निंजा कोर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद इटोकी से काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और वो उसको एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका है और उसके पास टोकी सदा आता है और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में एनएससी आ जाएगी, तब तक तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि गोवा के चीफ इटोकी को कह रहा होता है तुम जन्म से ही पावरफुल हो और जन्म से ही मैं डिफेक्टिव हूँ और तुम अपने माँ के कातिल को मारने में कतरा रहे हो, लेकिन मैं एक छोटे से बच्चे को मारने में कतराऊंगा नहीं। हमें जैसा होना था हम वैसे ही हैं और मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। और इटोकी कहता है ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे साथ ही अनफेयर है, ये दुनिया बनी अनफेयर के लिए है और यहाँ पर सभी को ये चीज फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वजह से कमीने बन जाओ। और ये बोलकर इटोकी यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो चीफ इटोकी पर गन से फायर करने लगता है और तभी यहाँ पर इटोकी सदा आकर उसे मार देता है और तब शियोनी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और टोकी सदा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। और यहाँ पे टोकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं मानता और कहता है कि ये मेरा काम है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये बर्डन उठाओ। और ये बोलकर टोकी सदा यहाँ से कूद जाता है और गायब हो जाता है। और जैसे टोकी सदा ने कहा होता है इन सब का इल्जाम सियोनी टोकी सदा पर लगा देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद कोसी और टोकी यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और गोगा और ईगा विलेज के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अभी टोकी सदा का कुछ पता नहीं लगता और सियोनी से एक बंदा बात कर रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि हमें नहीं लगता कि टोकी सदा हमसे भाग रहा है, बल्कि वो हमें शेडो से प्रोटेक्ट कर रहा है।
और वो बंदा पूछता है कि क्या तुम अब भी उसे पनिश करोगी, और सियोनी कहती है कि मैं बस अपनी ड्यूटी करूंगी। और फिर हमें रियोको को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से निंजा टूल्स काम कर रही होती है, और किराए भी एक एक्ट्रेस बन गई है, और वो एक इंटरव्यू में कह रही होती है कि मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं झूठ बोलकर लोगों को एंटरटेन करूँ। और सजाको भी गोवा का चीफ बन गया होता है। और फिर हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि इटोकी की मुंह की कवर पर आई होती है, और वो कहती है कि इटोकी ने एक नया काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि वो उस काम को अब अच्छे से कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में वो काम को छोड़ देगा। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खिलौने से खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसका खिलौना रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है, और वो बच्चा भी उसे खिलौने को उठाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है। लेकिन तभी सही टाइम पर आकर इटोकी उसे बचा लेता है, और उस बच्चे की मॉम इटोकी से शुक्रिया बोलती है उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। उस बच्चे की मॉम उसे डांटती है, तुम कभी भी ऐसी चीज मत करना, और वो इटोकी से माफी मांगती है इस चीज के लिए। इटोकी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि सेफ है। और वो बच्चा इटोकी से पूछता है क्या आप एक निंजा हो। इटोकी कहता है निंजा जैसी कोई चीज नहीं होती। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।